फैसला कई मायने में इतिहास बनाएगा। खैर, किसकी हार होगी, किसकी जीत, कौन किसे मिलेगा जनता का जनाधार और कौन होगा बाउंड्री के पार, ये सब कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो एग्जिट पोल ने जो नतीजे बताए थे और वो डायरेक्शनली भी दूर दूर तक सही नहीं दिख रहे हैं और ये साफ नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिल्कुल, देखिए, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज नतीजा आ रहा है और लोग अपने वोटों को गिनते हुए देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो सरकार बनेगी बहुत मजबूत सरकार बनेगी। दावे बहुत किए जा रहे थे कि लगातार इस बार 400 पार बीजेपी की तरफ से, और जो इंडी गठबंधन है वो भी लगातार दावा कर रहा था, लेकिन उन सब दावों से उलट तस्वीर कुछ अलग ही है और चौंकाने वाले नतीजे केवल एक जगह से नहीं आ रहे हैं, कई राज्यों से भी आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे जो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जिसमें माना यह जा रहा था कि जैसा ये लोग दावा कर रहे थे कि 80 में से 80 सीटें आएंगी, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, लेकिन वहां तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें लग रहा है कि आधे आधे का बंटवारा हो रहा है और बाकी बचे में लोग, बाकी जो पार्टियां हैं वो रहेंगी। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है मुक्ता, क्योंकि ये बताती है कि इस बार जैसी लहर की बात की जा रही थी, इस बार जैसे दावे किए जा रहे थे, उनसे उलट जो नतीजे आ रहे हैं वो सरकार बनाने में कितने कारगर साबित होंगे बीजेपी वाले या विपक्ष वाले, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, जबकि अब तक तस्वीर साफ हो जाती थी। तो ये जो आंकड़े हैं और जो ये चौंकाने वाले नतीजे हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, ये सब समझेंगे और सब जानेंगे और इसके लिए हमारे जो तमाम संवाददाता हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा उलटफेर आ रहा है उत्तर प्रदेश से, उस पर बात करने के लिए सबसे पहले चलते हैं रतीश के पास, क्योंकि रतीश उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार नजर रखे हुए थे और जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। रतीश, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह के नतीजे दिख रहे हैं और जो रुझान दिख रहे हैं और जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में? सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल आए थे 2 दिन पहले और एग्जिट पोल में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से और प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी, प्रचंड बहुमत तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। अभी का जो रुझान का आंकड़ा बता दूं तो 36 सीटों पर एनडीए और 45 सीट्स पर जो है वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी बनती हुई रुझानों में फिलहाल तक दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को उसके पीछे छोड़ दिया है। ऐसा किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, किसी एग्जिट पोल में ऐसा बताया भी नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात जो चौंकने वाली बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 8 सीटों पर जीती हुई दिख रही है, जो 1 सीट पर सिमट गई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो ये बहुत बड़ा उलटफेर और बहुत अलग तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं पूरे प्रदेश में। जो सीट्स हैं फाइट जरूर देखी जा रही है कि क्लोज हो रही है, कहीं 4000 मतों से इंडिया इस वक्त जो नतीजे आ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं रुझान, उसमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि फैजाबाद में लल्लू सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, माना यह जा रहा था कि राम की लहर है, राम मंदिर बना तो वहां लोग वोट करेंगे और जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो हर हाल में जीतेगा, लेकिन लल्लू अभी तक पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अभी हमारे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अमेठी में स्मृति ईरानी भी पीछे चल रही हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। ये हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे कौन कहां से आगे, कौन कहां से पीछे हुआ। यूपी की यादव बेल्ट में सभी सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव आगे चल रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव भी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, इस बार मुक्ता जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने वाकई चमत्कार तरीके का दिखाया है, क्योंकि जिस तरह की सीटें थीं जहां पर कांटे की टक्कर लगती थी, वहां पर उनके कैंडिडेट के जो आगे निकल जाने की बात सामने आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। चाहे बदायूं की बात हो, आजमगढ़ की बात हो या उन जगहों की बात हो जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट खड़े थे और माना जा रहा था कि बीजेपी वहां पर शायद कड़ी टक्कर देगी, लेकिन आगे चलना इस तरफ साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा उलटफेर होने की शिवेंद्र, हम इसके बारे में संजीव चौहान यूपी के एक्सपर्ट हैं, उनसे इस बारे में जरा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इससे कितने सहमत है। संजीव, आप देख सकते हैं जो ये अभी जो रुझान दिख रहे हैं, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन आपको आश्चर्य कर रहे हैं? वाकई मुक्ता जी, आश्चर्य वाली बात है भी, क्योंकि जिस तरह के बड़े बड़े दावे थे, जिस तरह के एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे और जितने आत्मविश्वास से भरे हुए थे एनडीए और ये सारे इनके नेता, तो वो एक झटका बहुत बड़ा है और साथ में सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि ये जो आत्मविश्वास था ये कितना सही था, क्या जनता तक वो अपनी बात पहुंचा पाए।
क्या वो जैसे कह रहे थे कि उन्होंने जो कर दी हैं चीज़ें, राम मंदिर बना दिया है या ये कर दिया है या कश्मीर में जो उन्होंने काम किया, उनको लग रहा था कि इन सब की हवा से चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी मुद्दे थे। अगर बेरोज़गारी की हम बात करें, हम महंगाई की बात करें, किसानों से जुड़े मुद्दों की बात करें, तो अभी तक के जो फिगर्स हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि फ़िलहाल अभी ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक बड़ा रोल प्ले करते हुए दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। संजीव, एक चीज और हैरान करने वाली इस पूरे मामले में है कि जिस तरह से माना जा रहा था कि जो तस्वीर आएगी वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी। राम मंदिर बना था, स्मृति ईरानी ने घर ले लिया था वहाँ पर, कहा यह जा रहा था कि जो अयोध्या है वहाँ पर जो कैंडिडेट बीजेपी का होगा वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन इस बार वोटर्स ने अपना मुंह नहीं खोला। सर्वे में तमाम आ गया, एग्जिट पोल में आ गया कि बीजेपी प्रेजेंट बहुमत से आ रही है, लेकिन जब नतीजे आ रहे हैं तो एकदम अलग हैं। तो क्या अब वोटर साइलेंट वोटर की तरह ही ट्रीट कर रहा है राजनीतिज्ञों को, या फिर कुछ और इशारा करता है? ये नहीं, कहीं ना कहीं धर्म और जाति से ऊपर हट के वोटर्स ने अब सोचना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही आपने कहा कि अब वोटर वो देख रहा है जो सीधे उसकी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वो जैसे पहले बह जाया करता था, ये एक संकेत डेमोक्रेसी के हिसाब से बहुत अच्छा भी है कि अब वोटर अपनी समझदारी से अपने हितों का ध्यान रखते हुए, अपने भविष्य पर नज़र डालते हुए अब वो इस तरह से अपने आप को और अपनी भूमिका को देख रहा है कि अब वो किसी से बहने की बजाय जो मुद्दे सीधे तौर पर उसकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, फिलहाल अभी तक के जो रुझान हैं उनसे तो देखने में यही आ रहा है कि अब वो बहेगा नहीं, वो अपनी ज़िंदगी देखेगा, अपने आसपास की चीज़ों को देखेगा, तब फैसला करेगा। जैसा शिवेन कह रहे हैं कि एक साइलेंट वोटर की तरह वो सुनता सबकी है, करता वो है जो उसकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं। अब शिवेंद्र, आप देखिए युवा वोटर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जैसे आप बोल रहे राम मंदिर का मुद्दा ये था कि इससे बीजेपी को बहुत बढ़त मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है, राम मंदिर बनने से लोग खुश ज़रूर हैं, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी उससे चलने वाली नहीं है, ये हमें रोजी रोटी नहीं देने वाला। आगे बढ़ो भाई, ये कब तक? अब जनता ये भी समझ गई कि ये बहुत हो गया। अब बिल्कुल ये बात। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस पूरी जो पूरा चुनाव के नतीजे दिखा रहे हैं, एक इशारा और कर रहे हैं कि अब यूपी की राजनीति वैसी नहीं रहेगी जैसी कि अभी तक दिखती आई थी। माना यह जा रहा था कि बीजेपी का वर्चस्व रहेगा और वो लगातार ताकतवर होते जाएंगे। अब एक नया चेहरा राष्ट्रीय फलक पर और नजर आने वाला है, वो है अखिलेश यादव का, क्योंकि अगर सरकार नहीं भी बना पाते हैं तो संसद में उनके पास इतने सदस्य उत्तर प्रदेश से ही हो जाएंगे कि कम से कम अखिलेश यादव का कद बढ़ेगा और वो राष्ट्रीय राजनीति में अपना नया बड़ा चेहरा बना पाएंगे। एक और चीज भी इसमें संजीव मैं आपसे बताना चाहूंगा कि और खास बात निकलने वाली है कि योगी आदित्यनाथ, जिनको माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। एक अकेला राज्य था उत्तर प्रदेश जहां पे माना जा रहा था कि मोदी की छवि से अलग निकल करके कोई और जो अगर वहां पर अपना नाम बना रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, और 80 सीटों का दमदम था। लेकिन नतीजे जो बता रहे हैं, नतीजे अगर उसी तरीके से आते हैं तो योगी आदित्यनाथ के कद में भी कमी आएगी। 2027 का चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले जो केंद्र में राजनीति होगी उसमें बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ के बारे में भी तय होगा। चलिए, तो अब हम जरा अरुण सिंह का भी रुख करते हैं, वो भी नेशनल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कि वो यूपी के जो नतीजे देख रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। अरुण, आप बहुत दिनों से यूपी की राजनीति फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो आंकड़े, बहुत जल्दबाजी है कोई भी चीज़ कहना, लेकिन आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर 2004 की बात की जाए तो 4 में भी इंडिया साइनिंग का एक मुद्दा उठा था, और उस वक्त भी जो डेटा दिखाया गया था उसमें एग्जिट पोल में ये दिखाया गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन जब काउंटिंग हुई, जब रिजल्ट्स आए तो वो उसके बिल्कुल उलट थे। वही सेम चीज़ें इसमें भी देखी जा रही हैं। जिस तरीके की एक पार, अब की 400 पार, आप चुनाव होने से पहले भी इस तरीके का नारा देना चालू करते हैं, इसका मतलब आप ये बताने लगे कि हम जीत चुके हैं। इसका मतलब आप वोटर पे भरोसा ही नहीं है, आपने बोल दिया कि वोटर हम ही को वोट कर रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें सामने आई, प्लस आपने केवल राम मंदिर पे फोकस किया, आपने आम आदमी के किसी मुद्दे को भी उठाने की कोशिश नहीं की। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन आपने उसका कभी भी सटीक जवाब नहीं दिया। अगर वो बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो आपने एक बार डेटा दिखाने की कोशिश नहीं की कि देखिए देश में हमने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। महंगाई के मुद्दे पर आप कहीं पर भी बात नहीं करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मुद्दे हैं जिसके वजह से अब आम आदमी को ये महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, 10 साल उन्होंने देखा, और 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सामने आता है, और उसके चलते ही
बीजेपी से लोगों में नाराजगी दिख रही है। अरुण, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हम लोग पहले भी शिवेंद्र अभी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी जनता की नब्ज टटोली है। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर जैसे जो मुद्दों को उठाया है वो लोगों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको करने में नाकाम रही। और जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि राम मंदिर हो या अब इस तरह के मुद्दे, जाति धर्म वाले मुद्दे, तो हमारे युवा वोटर्स उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी इससे नहीं चलेगी, इसके आगे हमें सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आम आदमी उसको नौकरी चाहिए, महंगाई से उसको वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल बात नहीं कर रही है। लेकिन अरुण, एक बात थी जो शुरुआत से माना जा रहा था कि विपक्ष मजबूती से भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पर, सड़कों पर उतरेगा और वो शायद उनके लिए एडवांटेज होगी, लेकिन उतनी मजबूती से विपक्ष नहीं उतरा। उसके बावजूद भी जनता ने इस चीज़ को समझा। तो क्या अब ये लगता है कि जो ये गुडीज हैं, जो फ्री वीज मिलते हैं, उससे अलग जनता अपने मुद्दों की भी बात करती है और वो चाहे भले न बोले, लेकिन जो सामने दिखता है वो ये कि उनकी ज़रूरतें जो हैं उनको पूरा किया जाए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये जो डेटा अभी सामने आ रहा है, जिस तरीके से सीटों में भी कन्वर्ट होगा, उम्मीद यही है कि अभी 5 राउंड हो चुका है और ये सब चीज़ें दिखेंगी। बीच में एक बात बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, 39,000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी में, और ये माना जा रहा था उन्होंने एक इतिहास रचा था जब उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, लेकिन हकीकत ये है कि अब पासा पलट गया है। स्मृति ईरानी वहां से 39,000 वोटों से जो पीछे चल रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लॉस है बीजेपी के लिए, क्योंकि स्मृति ईरानी के माना जा रहा था कि वो नरेंद्र मोदी की करीबी हैं, उनके ऊपर वरदहस्त है और हर एक जो चीज़ें हैं उनके साथ खड़ी की जा रही हैं ताकि मजबूती से वो ज़्यादा वोटों से जीतें। इस बार वो दावा कर रही थी कि लगातार इस बार जो जीत होगी उनकी वो ज़्यादा डिफरेंस से होगी, मतलब अंतर ज़्यादा होगा, लेकिन इसके उलट जो नतीजा आ रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। संजीव, मैं चाहूँगी आप भी यहाँ पर आइए। स्मृति ईरानी की जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, हालांकि इस बार तो उन्होंने ऐसा बताया कि काफ़ी मेहनत करी थी, बूथ पे भी जाकर लोगों से अपना कनेक्ट स्टैब्लिश करना या फिर वहीं पर रहने लगना, मकान ले लिया वहाँ पर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। उसके बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है, केएल शर्मा आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ज़मीन से जुड़े लोगों को लोग देख रहे हैं कि कौन कितना काम कर सकता है, कौन नहीं? देखिए, इसमें 2 फैक्टर है। एक तो ये है कि मोदी के नाम पर ही बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है, कैंडिडेट की बात ही नहीं होती थी। अगर स्मृति ईरानी की भी बात की जाए तो वहाँ पर भी मोदी की ही चर्चा होती थी कि मोदी, और आम आदमी चाहता है कि उसका जो भी सांसद है वो उससे मिले, उससे बात करे, उसकी प्रॉब्लम को समझे। लेकिन इस बार देखा गया है कि इस बार कोई भी सांसद जो है अपने इलाके में ना वो मौजूद होता था, ना ही जाता, गाहे बगाहे मौके पे कभी कभार पहुंच जाता था, अदरवाइज़ वो रेगुलर वहाँ पे नहीं रहता था। स्मृति ईरानी, क्योंकि उनको मंत्री भी बनाया गया था और वो दिल्ली रहती थी या गुजरात चली जाती थी, अमेठी कभी कभार आती थी, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी को अपनी परेशानी बताने के लिए चाहिए ऐसा आदमी जो वहाँ पे हमेशा मौजूद हो। और यही वजह है कि शर्मा जी जो हैं वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से लंबे समय से बने हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो ये कि रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के आ जाने के बाद, क्योंकि अमेठी और रायबरेली दोनों आसपास ही है और हमेशा से वो गढ़ रहा है गांधी परिवार का, तो रायबरेली में राहुल गांधी का अनाउंसमेंट हुआ तो उससे भी लोगों को ये लगा कि कम से कम राहुल गांधी अगर आएंगे यहाँ पर तो अमेठी को भी वो देख सकते हैं। नहीं, लेकिन संजीव, जब राहुल गांधी नहीं लड़े अमेठी से तो बहुत सत्ता पक्ष ने बड़ा हल्ला किया और बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अब आपको लग रहा है कि केएल शर्मा को उतारना उनकी सोची समझी रणनीति से जो उनको फ़ायदा दे रही है यहाँ पर? बिल्कुल, कहीं उससे आम आदमी ने कनेक्ट किया कि कांग्रेस ने एक ऐसे आदमी को मौका दिया है जिनकी कहीं बात भी नहीं हो रही थी। जब ये फैसला हुआ कि केएल शर्मा लड़ेंगे तो हर कोई चौंक गया था, लेकिन केएल शर्मा, जैसा कि अरुण जी कह रहे हैं कि लंबे अरसे से वो रायबरेली की नब्ज को समझते हैं, हर तबके हर वर्ग में उनकी पकड़ रही है और सबके बीच उनका एक्सेस रहा है, तो एक तरह से उनकी जो छवि थी, एक आम आदमी की छवि, लोग कहीं उससे रिलेट कर पाएँ। और यहाँ पर अरुण से एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि उस बेल्ट को आप अच्छे से समझते हैं, कि जो कहा जा रहा था कि राजपूत वोटर बिदक गए हैं थोड़ा सा, कई हैं जो नाराज़ हैं, उनकी जो अनदेखी हुई है, और उस बेल्ट में उनकी भी प्रधानता है काफ़ी कुछ, तो आपको लगता है उनका छिटकना है, उनकी जो बेरुखी है
उसने भी एक मैसेज दिया। बिल्कुल, ये बात सही है कि राजपूत वोटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, ये पूरी बेल्ट है जहाँ पर राजपूत वोटर्स काफ़ी हैं और उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। ये जाहिर सी बात है कि इस पे अगर देखा जाए तो राजा भैया जैसे लोगों से भी बातचीत इसीलिए की गई थी क्योंकि बीजेपी को ये लग रहा था कि राजपूत वोटर नाराज़ हैं, इसीलिए राजा भैया को अप्रोच किया गया, उनको सपोर्ट के लिए कहा गया जिससे कि राजपूत वोटर सपोर्ट में आ सकें, लेकिन वो बात बन नहीं सकी। तो जाहिर सी बात है कि उसका भी नुकसान तो देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक बात है शिवेंद्र, रायबरेली में लोगों ने अपनी लॉयल्टी निभाई है, मतलब वहाँ पर राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए वहाँ पर चूंकि उनकी पारंपरिक सीट है, परिवार की सीट है और लगातार ये माना जा रहा था कि वहाँ तो सेफ है ही है, लेकिन बात ये थी कि ये जो माहौल बनाया जा रहा था, जो लगातार कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार जो है उसको कहते हैं बीजेपी 400 पार कर लेगी, और ये जो माहौल बन रहा था उसके चलते वायनाड के अलावा रायबरेली से भी लड़े, सेफ सीट की तरह लड़े, लेकिन वहाँ जो परिवार का उनका पहले से बना हुआ वर्चस्व है या पहुँच है वो बहुत अच्छे से काम आ रही है। और दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी उस सीट को नहीं छोड़ करके खुद आए। हालांकि बीच में विवाद हुआ था कि पहले प्रियंका गांधी वहां से लड़ने वाली थी, अमेठी से लड़ने वाले थे, लोगों ने यह भी कहा कि अमेठी इसलिए नहीं गए क्योंकि वो हारने से डर रहे हैं, लेकिन शायद ये रणनीति का हिस्सा था या फिर कोई रणनीति ना भी हो तो भी जनता ये समझ रही थी कि उनको क्या करना है, और आखिर में उन्होंने यही किया कि जो उनको लग रहा था कि नहीं राहुल गांधी को यहाँ जिताना चाहिए। तो ये जो स्थिति है वो बहुत हैरान करने वाली तो जरूर है, लेकिन ये भी बताती है कि जनता अपनी मर्जी की मालिक होती है, चाहे कितना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, लेकिन अंत में वो उसी रास्ते पर जाती है जहां पर उनका दिल करता है। तो अब मुक्ता, बीच में मैं आपको टोकना चाहूंगा, महाराष्ट्र चलते हैं पहले उत्तर प्रदेश के बाद, क्योंकि पीयूष गोयल और उज्जवल निकम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से आगे हैं और वहां नितिन गडकरी नागपुर से आगे हैं। इस तरह के नतीजे वहां से आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं बड़े जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हैं, वो उनके नतीजे और रुझान आने शुरू हो गए हैं, और इस बारे में संदीप से बात भी करेंगे। नवनीत राणा, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे कल्याण से आगे चल रहे हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में इस बार जबरदस्त लड़ाई है शिवेंद्र, इस बार तो ये उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट, ये पहले तो इस बार जनता इस बार ये डिसाइड करने वाली कि कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है। भाई ये हाल एनसीपी में भी है, बड़ी जद्दोजहद चल रही है। अब देखना बड़े इंटरेस्टिंग होंगे नतीजे इस बार। बिल्कुल, देखिए जनता इस बार एक तरीके से कहा जाए तो महाराष्ट्र में कंफ्यूज है। कंफ्यूज ये है कि कौन सी शिवसेना सही है, बीजेपी किसके साथ है तो असलियत में किसके साथ है, चाहे वो शरद पवार वाला ग्रुप हो, चाहे वो अजीत पवार वाला ग्रुप हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे वाला हो या फिर उद्धव ठाकरे वाला हो, सब में कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन इस कंफ्यूजन का फायदा ये होगा कि वोट जो बटेगा वो अलग तस्वीर पैदा करेगा वहां पर, और ये वही नहीं कई और राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा है। और इस पूरी यहाँ पे मैं आपको टोकूंगा, शिवसेना का जब बंटवारा हुआ तो अगर देखा जाए तो जो असली शिव सैनिक हैं वो तो ठाकरे परिवार से ही जुड़े हुए लोग हैं। बाला साहब ठाकरे की बात करें तो उस वक्त उन्होंने ही शिवसेना तैयार की और उन्हीं के साथ के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है जब शिवसेना बट गई तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो आज भी इंटैक्ट हैं उद्धव ठाकरे के साथ, और यही वजह है कि इस इलेक्शन को एकनाथ शिंदे समझ नहीं पाए। उनको लगा कि बीजेपी में क्योंकि मोदी जो है उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है और उन्हीं के नाम पे वो लड़ाई भी लड़ रहे थे, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को इसमें काफ़ी फ़ायदा मिला क्योंकि उनके साथ ये गलत हुआ। उनके पार्टी का एम्बलम से लेकर के तमाम जो नाम वगैरह थे सारे चीज़ उनसे ले लिए गए, तो उनको कहीं ना कहीं इसकी संवेदना जरूर मिल रही है जनता को। चलिए तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं। हमारी संवाददाता तृप्ति जुड़ गई है मुंबई से, उनसे जानते हैं कि किस तरह की गहमा गहमी है। तृप्ति, आज तो आपके पर बहुत बड़ा कारभार है, सही सही बातें वहाँ की बतानी है, क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वैसे भी इतनी गहमा गहमी है महाराष्ट्र में इस बार और सबकी नज़र महाराष्ट्र पर अड़ी हुई है। तो पहले तो ये बताइए क्या कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर, किस तरह के रुझान एक तरह से दिख रहे हैं वहां पर? मुक्ता जी, मैंने इलेक्शन के दिन बोला था कि माहौल बहुत गर्म है, 43 डिग्री टेम्परेचर है। आज इलेक्शन के नतीजे के दिन भी माहौल ही गर्म ही है। यहाँ कल हल्की सी बारिश हुई थी, तो वो बारिश ऐसे लग रहा था कि वो बीजेपी के ऊपर गिरेगी, लेकिन वो ऐसे लग नहीं रहा है। पूरे जो नतीजे एग्जिट पोल की तरफ से आ रहे हैं वो सब यहाँ पे गलत होते दिख रहे हैं। शुरुआत करें हम पेड़ से, तो पेड़ में सबसे पहले रायगढ़ में सुनील तटकरे जी और अनंत गीते, ये बहुत कांटे की टक्कर थी। जो अनंत गीते शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के हैं और सुनील तटकरे जो अजित पवार गट के हैं, तो यहाँ पे सुनील तटकरे आगे जा रहे हैं और यही एक ही खाता अजित पवार गट ने खोला है। अभी तक अजित पवार गट को और एक भी सीट नहीं मिली है, मतलब अभी आगे भी नहीं। वो उन्होंने खाता भी जो खोला है वो पेड़ में ही, रायगढ़ में ही खोला है।
उसके बाद सीधे चलते हैं कणकवली में सिंधुदुर्ग में नारायण राणे जी आगे है, जो कंफर्म वाली सीट है। लेकिन बीजेपी को बहुत जगह पे अभी ऐसे धक्कादायक नतीजे देखने को मिल रहा है। जैसे चंद्रपुर में बावनकुळे साहब जो थे, उनका सीट माना जा रहा था कि वो एक दावेदार है बीजेपी के, जहां से उनको ये सीट मिल सकती है, लेकिन वो पीछे जा रहा है। और तब उन्होंने कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब उन्होंने बोला था कि पक्ष ने मुझे बोला है, इसके लिए मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा ये है। पूना में मुरलीधर मोहोळ और रविंद्र धंगेकर, वसंत मोरे, ये कांटे की टक्कर थी। तो वहां पे पुणे में मुरलीधर मोहोळ अभी आगे जा रहा है, तो रविंद्र धंगेकर और वसंत मोरे दोनों को ये एक बहुत बड़ा धक्का मिलने वाला है। उसके बाद जो मुंबई में है उज्जवल निकम, ये एक अभी नए दावेदार थे। उज्जवल निकम, उनके खिलाफ वर्षा गायकवाड़ थी। वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत काम किया है, तो लोगों को ये सीट के बारे में बहुत ही साशंक थे, लेकिन अभी निकम आगे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का कहीं पे वहां पे जो जोर था वो कम होता दिख रहा है। वहां पे एकनाथ शिंदे जो कल्याण में है, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, उनका सीट जो है वो भी एक हक का सीट माना जा रहा है। श्रीकांत शिंदे पहले से ही बहुत ही कार्यशील बताए जा रहे हैं, तो ये सीट उनको बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है। तो कल्याण में ये सीट 100% आएगी, और अभी जो इतने सारे वोट से वो आगे जा रहा है, तो वो सीट उनको मिलेगी ही मिलेगी। शिरूर में अमोल कोल्हे और अढळराव पाटिल, ये जो कांटे की टक्कर थी, वहां पे राष्ट्रवादी तो तृप्ति, एक बात तो साफ है कि बहुत दिनों बाद उद्धव ठाकरे गुट के लिए कुछ अच्छी खबर दिख रही है। जैसे कि अभी जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी खबर उनके लिए है। शिवेंद्र, नई तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पर उद्धव ठाकरे ग्रुप को जो 11 सीटें मिल रही हैं, और इसके अलावा शिंदे गुट को 6 सीटें और एनसीपी को 7 सीटें मिल रही हैं। ये बदलाव की एक बयार है जो दिख रही है वहां पर, और ये उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी खबर के तौर अब पे जरा है। इसको और समझने की कोशिश करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, ये जो दिख रहा है, पहले तो बताइए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्या मायने इसके समझे जाए? देखिए मुक्ता जी, जो अभी जो ताज़ा आंकड़े आ रहे हैं महाराष्ट्र को लेके, एनडीए टोटल 18 सीट और इंडिया गठबंधन 29 सीट, तो कुल मिला के जो एग्जिट पोल के सर्वे थे वो यहाँ पे चारों खाने चित आप कह सकती हैं कि हो रहे हैं। और जिस तरह से वोटर्स ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट किया है, तो साफ तौर पे ये वोटिंग हुई है मुद्दों को लेके। और सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र में मुद्दों के साथ साथ पार्टीज, क्योंकि दो शिवसेना लड़ रही है, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ रही है, दोनों ही 2 फाड़ हो चुके हैं। एक जो फाउंडर हैं शरद पवार नेशनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका घड़ी चिन्ह नहीं मिला है। इसी तरह बाला साहेब ठाकरे फाउंडर थे और उनके बेटे को नकली शिवसेना करार दिया है। तो ये फैक्टर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत फायदा किया है, और मुद्दे तो थे ही जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको तरजीह दी है वोटर्स ने। जाहिर सी बात है संदीप जी, वोटर्स का कंफ्यूज होना लाजमी है, क्योंकि सबकी अपनी अलग, जैसे शरद पवार के जिन लोगों की लॉयल्टी शरद पवार के साथ है, जाहिर सी बात है वो उनको नहीं छोड़ेंगे। कुछ की अजीत पवार के साथ है, कुछ की शिंदे गुट के साथ है। उद्धव ठाकरे आज कितना भी हो जाए, बाला साहब की लेगेसी तो उनके पास ही है, तो आज भी वोटर्स जो बाला साहब के साथ थे वो उद्धव ठाकरे के साथ ही खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो कंफ्यूजन जो पूरा क्रिएट हुआ है, उससे ये जो समीकरण दिख रहे हैं, ये जो उलटफेर दिख रहा है, ये इसी कारण है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो पार्टी में स्प्लिट हुआ है, या वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें या आप शिवसेना की बात करें, तो वो एक लोगों पे अच्छा प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि जो शिव सैनिक थे वो ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को मानते थे। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स थे वो शरद पवार की को ही अपना नेता मानते हैं, उसी को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मानते हैं। तो कन्फ्यूजन की स्थिति रही है वोटर्स में, और उन्होंने अल्टीमेटली जो रुझान दिखा रहे हैं, हालांकि अभी इसमें और चेंजेस होने की उम्मीद है, गुंजाइश है, तो उन्होंने दिखाया है जो ओरिजिनल पार्टी है उन पे ही अपना। ये बात सही है, जब एग्जिट पोल आया था तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ये चौंकाने वाला लग रहा था, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े दिख रहे थे, तो ग्राउंड पर अगर आप जाइए शिवेंद्र, तो आपको समझ में आता है कि वो आंकड़े नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन क्योंकि एग्जिट पोल में था इसलिए सवाल करना। लगातार ये कह रहे थे, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है। साल 2004 में पहली बार ऐसा हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आने वाली थी, तब ये कहा जा रहा था कि उनकी सरकार आ रही है, और बाकायदा आंकड़े एग्जिट पोल में बता दिए गए, लेकिन वो सरकार नहीं आ पाई, कांग्रेस की सरकार आई थी। और इसी तरीके से बिहार के इलेक्शन में भी हुआ, 2015 में दिल्ली में हुआ ऐसा, जिसमें आम आदमी पार्टी को कहा जा रहा था कि 50 सीटें मिलेंगी, लेकिन
असलियत में उसको 67 सीटें मिली। लेकिन ये आंकड़े जो हैं अब चुनाव आयोग की तरफ से जो आ रहे हैं वो असली आंकड़े हैं जो बताएंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन किन मुद्दों पे जीता, किस तरह से जीता, और उसी पे तय होगी कि आखिरकार किसके सर अब पर चलिए ताज रखा जाएगा। शिवेंद्र, महाराष्ट्र के बाद जी, दक्षिण बिल्कुल। भारत का रुख करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे खड़े हैं, जरा उनसे भी समझते हैं। शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। इसके लिए हम चलते हैं, आशीष से बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, वहां पे जो सीटें हैं उनके बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या इक्वेशन है। आशीष, जिस तरह की तस्वीर अब दिख रही है उधर दक्षिण भारत की तरफ, शशि थरूर पीछे चल रहे हैं तिरुवनंतपुरम की सीट से जहां पर वो लगातार जीतते रहे हैं, तो ये क्या दिखाता है और वहां क्या तस्वीर निकल के आ रही है अभी? जिस तरीके से तिरुवनंतपुरम में जो अभी आंकड़े आए हैं उसमें छोटा मोटा मार्जिन नहीं है। राजीव चंद्रशेखर करीब 24,000 मतों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। थरूर का शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई थी लेकिन वो पिछड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर 129 सीटें हैं दक्षिण भारत में, जहां पर सबसे बड़ा जो राज्य गैप हो रहा है वो हो रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में बीजेपी ने 18 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जिसमें जेडीएस के पास 3 सीटें हैं और कांग्रेस 10 सीटों पर अभी भी बढ़त बना के दिखा रही है। लेकिन तमिलनाडु में खेल हो गया है बीजेपी के साथ। बीजेपी वहां पर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप हो चुका है बीजेपी का। 39 सीटें में से कम 35 सीटों पर जो गठबंधन है वहां का, जो डीएमके के साथ इंडिया गठबंधन है, वो वहां पर बढ़त बनाए हुए है। और केरल में 20 सीटें हैं। बिल्कुल, पिछली बार ऐसा था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने वहां पर करिश्मा दिखाया था और ऐसा लग रहा था कि इस बार कुछ और आगे बढ़ जाएंगे, और दावे इस तरह के किए जा रहे थे कि जो 400 पार का आंकड़ा आएगा वो नॉर्थ इंडिया से उलट जब साउथ इंडिया की तरफ से साउथ इंडिया पे चीजें आएंगी, पीएम मोदी तो की जो भक्ति साधना अभी पूरे देश ने पीएम मोदी की भक्ति साधना देखी थी, उसके भी संकेत थे। पीएम मोदी ने सब कुछ छोड़ के रुक किया कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने ध्यान लगाया। उसके ठीक एक दिन बाद बर्थ एनिवर्सरी होती है कलाइगर की, एम करुणानिधि की। बर्थ एनिवर्सरी पे पीएम मोदी दोपहर में एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट पर कुछ ज़्यादा रिट्वीट नहीं आते, उसके एक घंटे बाद उसको एक तमिल जो भाषा का जानने वाला होता है उससे फिर तमिल में भी ट्वीट करते हैं। डीएमके पे डोरे डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन डीएमके ने पूरी तरीके से तमिलनाडु में क्लीन स्वीप कर दिया है। केरला में जाएंगे तो वहाँ पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसने बढ़त बना ली। केरला में कुल 20 सीटें हैं, उसमें से कम 18 सीटें यूडीएफ के पास जाती हुई दिख रही है। ऐसे ही तेलंगाना में जो बीआरएस थी वो पूरी तरीके से साफ होती हुई दिखी है। कांग्रेस का खाता खुला है, कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बना रही है, 17 सीटें हैं तेलंगाना में। आंध्र पे क्या पर आप जब नजर डालोगे वहां पर टीडीपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी, अगर नेशनल पर्सपेक्टिव से आप देखोगे कि बीजेपी ने 242 सीटों के आसपास है, उसके जो सबसे बड़े सहयोगी उसके पास इस वक्त हैं, टीडीपी है, जेडीयू है। उनकी विश्वसनीयता कितनी है? क्या वो बीजेपी के साथ रहेंगे चुनाव के बाद या नहीं रहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी रुक किया था, रुझानों के बाद ही उन्होंने रुक कर लिया था, और ऐसी खबरें भी चल रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद भी मांग लिया उन्होंने। चलिए, तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जब तक लड़ना रहता है तब तक तो सब साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये मार्जिन ज्यादा बढ़ने लगता है तो सभी लोग अपने अपने तेवर में आ जाते हैं। और जो तस्वीर जो बनती है जिसमें जो बढ़त बनाई हुई है और वो नतीजे जो वो आंकड़ा 275 के आसपास अगर बहुत कम मार्जिन से रहते हैं तो फिर सबकी इच्छाएं, सबका उत्साह जागने लगता है कि कोई भी जुगत लगा करके किसी भी तरीके से जो सत्ता में आ सकती हो उसके साथ जाए, ज्यादा अच्छा नेगोशिएट। लेकिन अरुण, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री जी प्लानर बहुत अच्छे हैं, मतलब एडवांस प्लानिंग करते हैं। पूजा करने भी कहाँ जाना है, कब किधर रहना है, क्या करना है, मतलब सब कुछ उनका एकदम तय रहता है। ये बात सही है। और देखा जाए तो 2014 की अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर ही स्टार्ट हुआ था, और वहीं से जब जीत करके आए उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए देश भर में तो मोदी के ही नाम पे हुए। तो मोदी जो भी करते हैं बड़ी स्ट्रेटजी के तहत करते हैं। फिलहाल अभी बहुत हड़बड़ी होगी क्योंकि अभी जो है 6 या 7 राउंड के ही ये रिजल्ट पता चल पा रहे हैं। अभी 21 राउंड तक जाना है, तो सरकार बनती तो इन्हीं की दिख रही है। तो स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो मोदी की स्ट्रेटजी में कोई कमी नहीं है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी चुनाव बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है, बड़ी तैयारी के साथ लड़ती है, लेकिन इस तरीके के रिजल्ट जो अभी दिख रहे हैं वो चौंकाने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बाकी और पार्टी जो इंडिया गठबंधन की बात करें उन्होंने भी काफ़ी अच्छी फाइट करी है। लेकिन अरुण, एक बात और भी है, जिस तरह से इस बार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी की सरकार अगर बन भी जाएगी तो वो ताकत, वो मजबूती और जो वो रुतबा रहता था वो शायद ना हो, क्योंकि बीजेपी अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में तो लगातार वो अपने नंबर्स के दम पे वो सब कुछ करती आई है जो कि भले ही विपक्ष को पसंद ना हो, बल्कि भले ही उनकी सहयोगी पार्टियों को पसंद ना हो, या फिर कई मामले में जनता को भी पसंद ना हो, चाहे वो किसान वाला बिल हो, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे और भी तमाम ऐसी चीज़ें रहीं। लेकिन जब नंबर कम आएंगे तो इस बार शायद ऐसा मौका नहीं लगेगा, और
ये एक तरीके से कहा जाए पहले से थोड़ी कमजोर सरकार, ऐसा 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 सिनेरियो बनेगा। बिल्कुल, अगर रिजल्ट इसी तरीके के आते हैं जिस तरीके के अभी रुझान दिख रहे हैं और अगर वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये तो बात सही है कि सरकार कमज़ोर होगी, क्योंकि नंबर ने ये पिछली बार का अगर देखा जाए तो जो नंबर्स थे इनके फेवर में थे और इसी वजह से इन्होंने जो चाहा जैसा चाहा वैसा ही किया। और अब अगर इनके नंबर कम होते हैं तो दिक्कत तो इनको आएगी और उस तरीके का सशक्त जो ये बार बार कहते हैं कि हम जो भी फैसले लेते हैं बहुत सशक्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो दूसरा कोई सरकार नहीं लेते। लेकिन हाँ, फिलहाल अब ऐसा लग नहीं रहा है कि उस तरीके की सरकार। लेकिन कहीं ना कहीं शिवेंद्र, संजीव, अगर आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें कि भाई एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रांग अपोजिशन होना भी ज़रूरी है। जैसे अभी तक जिस तरह से चल रहा था 2014 2019 देखिए, तो वो चिंताजनक भी था। आज जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं, अगर ये सही साबित होते हैं, हार और जीत, अगर दो लोग खेल में है तो एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी खबर आ रही है कि 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की जो हैं वो बीजेपी उस पर बढ़त बनाए हुए है और ये बड़ी बात है। इस जो नंबर जो उनके कम आ रहे हैं उसके बीच ये बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि जो उत्तराखंड में पहले भी उनके पास सारी सीटें थी और इस बार भी वहां बढ़त बनाए हुए हैं, तो ये एक उम्मीद की किरण दिखाता है कि कहीं तो वो अपने पूरे किले को बचाने में कामयाब हुए हैं। और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ संदीप जी हैं, संदीप जी से बात करते हैं। संदीप जी, बीजेपी ने 2019 का जो आंकड़ा है फिर से दोहराया है उत्तराखंड में और जो नंबर्स दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि 5 की 5 सीटें वो इस बार फिर से वापस ले लेंगे। पर ये तो एक्सपेक्टेड था। या बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था। हालांकि हरिद्वार से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की अच्छी स्थिति, हरीश रावत के बेटे वहां पे थे, टफ फाइट है वहां पे, जुड़ी हुई हैं चीजें। कभी शुरुआत में हरीश रावत के बेटे जो थे वो आगे निकले थे, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है 5 की 5 सीट पे बीजेपी आगे निकल रही है और ये उत्तराखंड एक आप कह सकते हो बीजेपी को, एनडीए को, खासकर बीजेपी को सुकून देने वाला स्टेट रहा है। आपका स्टेट जो ये उत्तराखंड है, ये स्टेट पहला ऐसा था जहां पर उसने अभी नया कानून लागू किया पूरे देश में, और क्या लगता है कि ये भी एक फैक्टर रहा होगा जिससे लोग जुड़ पाए होंगे बीजेपी से ज्यादा? देखिए, यूसीसी कानून चुनाव अनाउंस होने के तुरंत पहले लेके आए ये, और वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं शिवेंद्र वो ज़्यादा कारगर हुए हैं। आप कह सकते जमीन भू कानून एक था, नागरिकता कानून भी एक फैक्टर है। तो पब्लिक ने वोट किया है वहाँ के लोकल इश्यूज को लेके, क्योंकि उत्तराखंड के जो अगर आप देखें वहाँ के का भूगोल और वो सब एकदम से अलग है। वहाँ पे सड़कों का मुद्दा होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य का मुद्दा होता है, वहाँ पे जमीन कानून का मुद्दा होता है। सबसे बड़ी शिकायत है लोगों की कि लोग बाहर से आके उनकी ज़मीनें खरीद रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड हैं वो उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसको लेके आंदोलन भी हुआ था और धामी सरकार ने इसको लेके आश्वासन भी दिए थे और कई सीरियस मूव भी किए हैं जो कि कारगर वहां पे दिखा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वहां पर 5 की 5 सीटें रिटेन करने की तरफ बढ़ रही है बीजेपी, उससे एक बात तो साफ है कि न सिर्फ उनकी सीटों में इजाफा होगा बल्कि जो पुष्कर धामी है मुख्यमंत्री, उनके कद में भी बढ़ोतरी शायद होगी, क्योंकि वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस दौरान उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद ये मौका दिया गया कि शायद अपनी सीटें बचा लें। अगर इसमें नुकसान होता तो उनके लिए नुकसान हो सकता था, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक तस्वीर दिख रही है। इस बात की आशंका अब उठने लगी है कि अगर तस्वीर जैसी दिख रही है उत्तर प्रदेश से वैसी आएगी तो कई नेताओं के कद में जो है काट छाट भी हो सकती है। लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है वो ये बात साफ करती है कि जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही थी वो तस्वीर नहीं आने वाली, यानी 400 पार की बात जो कर रहे थे वो नहीं होने वाली और उतनी मजबूती से सरकार में नहीं आने वाले। अभी संदीप जी ने जैसे कहा कि उत्तराखंड की जो ठंडी हवाएं इतनी गर्मी में थोड़ी बहुत राहत देने वाली वो बीजेपी को मिल रही है। लेकिन अब जरा रुक करते हैं राजस्थान का, प्रचंड गर्मी है वहां पर और बीजेपी भी उसकी तपिश में जो है जल रही है। 3 स्टेट जहां पे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो जरा राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं और वहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, क्या वसुंधरा से दूरी भारी पड़ गई? देखिए, वसुंधरा से दूरी तो भारी पड़ी ही। हम बात करते हैं इसके बारे में, ज़्यादा विजेंद्र बता पाएंगे क्योंकि वो लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। विजेंद्र, जिस तरह से इक्वेशन इलेक्शन के पहले बन रहे थे, चाहे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के हो, वसुंधरा राजे नाराज हो गई थी, चाहे वहाँ अंदरूनी कलह जो हो उसकी बात हो, या फिर तमाम सीट बंटवारे को लेकर के हो जब इलेक्शन होने वाला था लोकसभा का, क्या फैक्टर ऐसे लग रहे हैं जिसकी वजह से इतना बीजेपी के लिए मुश्किल वहां का रास्ता दिख रहा है? शिवन जी, सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है वो है टिकट रिपीट करना। बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौजूदा जो सिटिंग एमपीज थे उनकी टिकट रिपीट किए। गुजरात में जो राजपूतों को लेकर टिप्पणी पुरुषोत्तम रूपाला ने की, उसकी आंख सबसे पहले जहां फैली वो था राजस्थान। तो उसके बाद से बीजेपी
आ जाता है। 10 साल में जिसकी बात हो रही थी कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बात नहीं करते, या तमाम ऐसी बातें आती थी जिसकी वजह से लगता था कि शायद अब धीरे धीरे उनका जो गर्व है वो घमंड में बदलता जा रहा है, ऐसे आरोप लगते थे। और इस देश में एक बड़ी समस्या है शिवेंद्र, जो भी ज्यादा चढ़ने लगता है लोग उसको तुरंत थोड़ा थोड़ा नीचे उतारने लगते हैं। और सबसे पहले अपने लोग ही उतारते हैं। मैं ऐड करना चाहूंगा कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने जो साइडलाइन किया विधानसभा चुनाव में, उसका रिफ्लेक्शन तब तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है, वो राजपूतों की बड़ी नेता है, सब जानते हैं। अगर वो मैदान में नहीं उतरी हैं तो उसका खामियाजा बीजेपी को नंबर्स में दिखाई दे रहा है। राजस्थान में तो साफ तौर पर दिख रहा है। 14 पर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वसुंधरा का डेंट है जो वसुंधरा ने पहुंचाया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को, एक तरीके से कांग्रेस को फायदा मिल रहा है, बीजेपी को नुकसान मिल रहा है। वहीं एमपी की बात करें, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, मोहन यादव को सीएम बनाया गया, और अगर 29 में से 29 सीटें फिर से आ रही हैं तो कहीं ना कहीं मोदी के साथ साथ मोहन यादव के नाम पर भी ये मैंडेट मिला है। लोगों ने एज अ सीएम उनको एक्सेप्ट कर लिया है। 5-6 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है वो ये इस और इशारा कर रहे हैं ये आंकड़े, हालांकि कंफर्म अभी नहीं है, रुझान है, 3 बजे के बाद तस्वीर साफ होगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 सीटों वाला स्टेट है। पिछली बार 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी। इस बार इक्वेशन चेंज हुआ है, 10 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। कोरबा की सीट है, चरणदास महंत की जो बीवी है वो चुनाव लड़ रही है दूसरी बार, पिछली बार चुनाव जीती थी, वो वहां से लीड बरकरार रख रही है अपनी। भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा जो कि रायबरेली में कैंपेन करता हुआ नजर आया, जिन्होंने कहा था कि आप रायबरेली में एक सांसद के लिए नहीं, आप एक पीएम के लिए वोट कर रहे हैं, वो खुद वहां हारते नजर आ रहे हैं। और गुजरात की बात करो तो गुजरात में भी मोदी जी के गढ़ में भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 2 सीटें वहां पर कांग्रेस झटक रही है बीजेपी से। तो कुल मिलाकर हिंदी हार्टलैंड की बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी की थोड़ी बहुत जो साख है ना, जो डेंट हुआ है, वो छत्तीसगढ़, गुजरात और ये इस जगह जो है कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि 26 सीटें आएंगी, वैसा नहीं हुआ। राजस्थान में 25 की उम्मीद कर रहे थे लोग, वहां पर 14 पे टैली चली गई। तो कुल मिलाकर के हर जगह से कुछ न कुछ ऐसा जरूर दिख रहा है कि कोई नाराजगी, कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इन सब के चलते बीजेपी को डेंट हो रहा है और इसीलिए आंकड़ा इतना नीचे आ रहा है। और इसकी शायद इसको भरपाई करने के लिए पहले इसको समझना होगा। इसमें एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब माना गया कि वोटिंग टर्नआउट कम हुआ तो बीजेपी की ओर से कहा गया कि हमारा वोटर नहीं है, ये कांग्रेस का वोटर है, वो बाहर नहीं आया, उसने वोट नहीं किया। लेकिन जो रिफ्लेक्शन आप पूरी कंट्री में देख रहे हैं ना, वो बीजेपी का वोटर ही था जो गया नहीं बूथ तक, जो यूथ थे। आपको नहीं लगता कि नेताजी लोग ने जनता को अंडर एस्टिमेट कर दिया और जनता ने अपना बल दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकती है? आप हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, एक बार रजनीश से बात कर लेते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि वो वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने बहुत नजदीकी से पूरे चुनाव को कवर किया। उनसे बात कर लेते हैं। रजनीश अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, हम बिहार चलते हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं सारण से राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पाटलिपुत्र से मीसा भारती भी आगे चल रही हैं। काराकाट से पवन सिंह तीसरे स्थान पर फिलहाल दिख रहे हैं, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हाजीपुर से चिराग पासवान आगे चल रहे हैं। अब हम बिहार के बारे में नवेंदु से चर्चा करते हैं। नवेंदु इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि बिहार में क्या हो रहा है। नवेंदु, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए थे, सबसे बेहतर अगर कहीं साबित होता दिख रहा है तो वो बिहार में ही दिख रहा है। 33 सीटों पर लगभग एनडीए आगे है, 7 सीटों पर आरजेडी आगे है। जो भी बातें कही जा रही थी नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार के द्वारा कि बिहार में हम 40 में 40 सीटें जीतेंगे, अब तक जो शुरुआती रुझान आए उससे देखकर तो यही लगता है कि बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं है। अगर हॉट सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा बात काराकाट सीट की होती रही, लेकिन यहाँ से पवन सिंह तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। सीपीआई एमएल के राजाराम कुशवाहा पहले स्थान पर हैं और दूसरे पे उपेंद्र कुशवाहा हैं। वहीं लालू यादव की 2 बेटी चुनाव लड़ रही हैं। सारण से रोहिणी आचार्य लगभग 8000 वोट से पीछे हो गई हैं। शुरुआती रुझान में वो आगे रही। उसके बाद पाटलिपुत्रा सीट की बात करें तो वहां से मीसा भारती 25,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा कई सीटें हैं जहां से जेडीयू आगे है और सबसे खास बात है कि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 15 पर आगे है, और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो 12 पर आगे है। और चिराग पासवान की पार्टी है, वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सारे सीटों पर आगे। लेकिन नावेंदु, एक बड़ा बदलाव बिहार में भी इस बार देखने को मिला। पहले जब लालू की, नीतीश की और तमाम दूसरे बड़े जो सीनियर नेता हो गए, जो बुजुर्ग भी हो गए, उन लोगों की जब सरकारें हुआ करती थी, उनकी राजनीति थी, तो एक सोच अलग थी और उसका दायरा अलग था उस तरीके से। लेकिन अब एक जो नई पौध आई है, चाहे मीसा भारती हो, तेज प्रताप हो और बाकी तमाम और जो दूसरे नेता हों, तो वो वहाँ के विकास की जब बात करते हैं या वहाँ के नए एक परिवर्तन की बात करते हैं, तो शायद अब जनता उससे कनेक्ट करना शुरू कर चुकी है और इसीलिए जो तस्वीर दिख रही है वो दूसरी दिख रही है।
जिस तरह से पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जो कैंपेन किया गया, एक तरफ तेजस्वी यादव थे, लगातार महंगाई, नवेंदु, अभी हम इस पर चर्चा आगे करते रहेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा दें प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से पीछे चल रहे हैं। कुछ देर पहले तक ये दिखाया जा रहा था कि वो आगे चल रहे हैं, लेकिन हासन सीट से कांग्रेस के श्रेयस पटेल जो हैं वो आगे चल रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना पीछे चल रहे हैं। आशीष से बात करते हैं इस बारे में। कर्नाटक से दिख रहा है आशीष की प्रज्वल रेवन्ना पीछे चल रहे हैं, यानी जो सेक्स स्कैंडल जो रहा उसका असर दिख रहा है। ये प्रज्वल रेवन्ना जब शुरुआती रुझान आए थे, शुरुआत के 2 घंटों में उन्होंने बढ़त बनाई थी, लेकिन फिर वो लगातार पीछे खिसकते चले गए। और ऐसे एच डी कुमार स्वामी हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। लेकिन एक तरीके से बात कही जा रही थी कि एच डी कुमार स्वामी जो उनका दल था वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं आना चाहता था। लेकिन अंदर खाने जो बात चल रही थी कि जो ये प्रज्वल रेवन्ना का जो सेक्स स्कैंडल था, इसकी खबर कहीं ना कहीं उन नेताओं के पास तक थी जो पूरी मतलब सत्ता को एक तरीके से जिनके हाथ में कमान थी। उन्होंने दबाव बनाया और एच डी कुमार स्वामी और उनके दल का गठबंधन करवा दिया। अब कहा जा रहा है कि अब ये मतलब अपना पाला बदल सकते हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा स्कैंडल सामने आया, माना जा रहा था कि जनता उससे कनेक्ट होकर के और भी ज़्यादा डेंट पहुंचा सकती है। बीजेपी ने वहां पर टाई अप किया था और उसकी कोशिश तमाम और दूसरे लोगों से भी मिलने की थी। ऐसे में जब ये प्रज्वल रेवन्ना की ही अगर सीट एक गंवा रहे हैं तो उतना बड़ा डेंट नहीं है, क्योंकि उनका हारना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहां पर मोटे तौर पर सिर्फ 2 ही फैक्टर है, बीजेपी और कांग्रेस। जो एचडीएस अगर जीत भी रही है तो ज़्यादा सीटें नहीं जीतती दिख रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सीटें जीतती दिख रही है। लेकिन जो बीजेपी है वो 10 से 15 सीटों के पे बढ़त बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो 10 सीटों पे आगे चल रही है। तो केवल यही चुनाव का नतीजा ही नहीं बल्कि उनका भविष्य आगे राजनीति में और ऐसे कैसे रहेगा ये भी तय होने वाला है इस चुनाव के बाद। हाँ, इस चुनाव के बाद जो मतलब छोटे छत्रप के तौर पर गिनी जाती है जो एच डी कुमार स्वामी की पार्टी कर्नाटक में, वो सिमट सकती है। बस उनका रुख ये कि चुनाव बाद वो किस और रुख करते हैं। कुल मिलाकर जो साउथ था, साउथ पे पीएम मोदी ने निशाना साधने के लिए पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने 150 से ज्यादा दौरे करे थे साउथ के, जिसमें से 146 से ज्यादा जनसभाएं हैं। मतलब लगातार मेहनत चल रही थी कि साउथ में किसी भी तरीके से कमल को खिलाया जा सके। लेकिन जो अब रुझान आ रहे हैं उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया। पीएम मोदी की जो बड़ी बड़ी बातें थी, बड़े बड़े दावे थे, वो साउथ ने नकार दिए। उसने जो छोटे छोटे छत्रप हैं उन्हीं पर भरोसा जताया। अब आंध्रा में जो सबसे बड़ा सहयोगी दल बनके जो टीडीपी उभरा है वो 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर आप विधानसभा के, वहाँ विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं, वहाँ पे विधानसभा की नजर पे आप देखोगे तो वहाँ पर 120 सीटों के आसपास अकेले टीडीपी जीत रही है और बीजेपी वहाँ 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू रही है। तो टीडीपी को क्या बेनिफिट होगा कि चुनाव के बाद वो बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव तो उसने एक तरफा खुद ही अपने दम पर जीत लिया। और यही चंद्रबाबू नायडू 2019 में खुद तीसरा फ्रंट बनाकर बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। तो ये मतलब एक गठबंधन जो मौके का गठबंधन है वो मौके तक ही रहता है, और जब चुनाव के नतीजे आ जाते हैं उसके बाद बहुत सारी चीजें। तो अभी भी कह पाना मुश्किल है शिवेंद्र की कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा। इंडिया अलायंस की ओर से कांटेक्ट किया गया है टीडीपी से और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो चाहते हैं कि दोनों हमारे साथ आए। बिल्कुल, देखिए ये अलायंस ये सब कुछ तय होगा। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो? बीजेपी को सत्ता से की आवश्यकता नहीं होती है। 3-4 महीने पहले क्या हुआ है, वो इंडिया अलायंस के जनक थे। अगर वो जाते भी हैं तो इंडिया अलायंस में उनकी वापसी होगी। तब तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं बीजेपी में चला गया तो मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। देखिए तो राजनीति में ये बातें बहुत लगातार होती रहती है, उनका कोई मायने नहीं होता। हर नेता मौके की तलाश में रहता है, जब उसको सत्ता मिल रही हो तो किसी के साथ भी चला जाएगा। और बहुत कुछ अब तय होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। नंबर्स जब आएंगे उससे साफ होगा कि अगर किसी को 8-10 नंबर्स की कमी है तो वो किसी के साथ भी कुछ भी टाई अप करने के लिए तैयार हो जाएगा। और शायद यही राजनीति होती है जिसमें मौका परिस्थिति सबसे आगे रखी जाती है। बिल्कुल। तो चलिए शिवेंद्र, ये अभी तो ये रुझान है, अभी तो स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा हिमाचल के बारे में भी जरा आपसे पूछ लेते हैं। आप हमेशा से इस पे बड़ा मुस्कुरा कर बताते आए हैं। एक बार फिर से बताइए जरा, आपकी कंगना का क्या हाल है, कहाँ तक पहुंची है? देखिए आप हिमाचल की ही क्यों बात करें, पूरे देश की बात करें ना, हर जगह तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। हालांकि हिमाचल में जिस तरह की तस्वीरें हैं उसमें बड़े बड़े नेता कुछ ऐसे हैं जो मौजूद हैं वहाँ पर, और उनकी सीटें आगे चल रही हैं। बीजेपी 4 सीटों पर आगे उनकी बढ़त बनाए हुए हैं, और वो चारों की चारों मजबूत सीटें हैं, चाहे वो कंगना की सीट हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर की सीट हो। इसके अलावा तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था, माना जा रहा था। आपको नहीं लगता विक्रमादित्य सिंह की लेगेसी है, इतने सालों से वहां पर है और वो लोग वहां राज कर रहे हैं, अगर कंगना यहाँ जीतती है तो उनके लिए एक बड़ा झटका है ये? देखिए कंगना जीतती क्या, अभी जिस तरह की बढ़त बनाई हुई है उससे साफ लग रहा है कि शायद वो जीत भी जाए। 65,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और विक्रमादित्य वहां पर पुराने नेता हैं, पुराने उनकी परिवार की पूरी विरासत रही है। लेकिन ऐसे में जनता क्या चाहती है वो तय करती है, और जनता का जो तस्वीर दिखा
भी इस है बारे में मुझे समझते हैं कि जो कंगना रनौत है उनको लेकर के उनमें शायद कोई आशा है। कंगना उनको लगता आगे है चल कि- रही है तो ये स्टारडम का असर है या क्या है? मतलब कंगना के आते ही मंडी की सीट इतनी हाई प्रोफाइल हो गई, इतनी टॉक्ड अबाउट हो गई। हमारे शिवेन जी भी सिर्फ हिमाचल की बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आप बताइए क्या असर है? ये विक्रमादित्य सिंह की लेगेसी है, उसके बाद अगर कंगना इतने वोटों से आगे चल रही हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, स्टारडम है, ये दिखता है, और कंगना एक बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी फेमस है, लोग जानते हैं उनको अच्छी तरीके से। और पिछले लंबे समय से ये माहौल भी क्रिएट किया जा रहा था कि कंगना यहाँ से लड़ेंगी, और टिकट इसीलिए उनको बहुत पहले से दे दिया गया जिससे कि वो अच्छे तरीके से पूरी तैयारी कर सकें। और उन्होंने मोदी के नाम को काफ़ी हद तक वहाँ बुनाया कि मोदी हैं तो मुमकिन है, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताया। और वहाँ पर 2 महीने से, क्योंकि देखिए सबसे पहले ही उनको टिकट दिया गया था हिमाचल में, अगर वो तो इनका अनाउंसमेंट हो चुका था, तो ये मालूम था, सभी को पता चल गया था कि बीजेपी से कंगना लड़ेंगी। और उन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है, घर घर जा कर के लोगों से मिलना, जबकि एक स्टारडम है उनका और एक बड़ी हीरोइन के तौर पर हैं। वो चाहती तो नहीं भी जाती, केवल अपने नाम पर ही उनको वोट मिल सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी घर घर गईं और वहाँ पर लोगों को कन्विंस किया। और यही वजह है कि विक्रमादित्य उनसे पीछे चले। लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार भले ही टर्मोइल है, लेकिन तो भी, और लोकसभा में अलग परिणाम, कैसे इसको कैसे समझा जाए? नहीं, ये तो होता है। अगर देखा जाए तो यूपी में आप देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इस वक्त रुझान दिखाई पड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि बीजेपी अगर वहाँ पर, जबकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि 80 में कम से कम 70 सीटें लगातार बीजेपी भी कह रही थी, योगी भी इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनके नाम पर निश्चित है कि वहाँ पे वोट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो रुझान दिख रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो वही सेम चीज़ अगर हिमाचल के बाद अरुण, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बंगाल के दिखा रहे हैं, टीएमसी 32 से आगे चल रही है, आरजेडी 5 सीटों के साथ है, आम आदमी पार्टी 1। यहाँ पर भी ममता दीदी के गढ़ में भी कोई सेंध नहीं लगा सकता, भले ही आप लाख कोशिश कर लीजिए। देखिए, कोशिश तो बीजेपी ने ज़रूर किया, क्योंकि संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई और वहाँ पर ये जताने की भी कोशिश की गई कि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू के बीच की जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, वो खाई बढ़ती जा रही है। और लगातार बीजेपी ने डेंट करने की कोशिश की कि जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो काली माँ की पूजा हो या रामनवमी हो, वहाँ पर किसी भी तरीके की पद यात्रा और ये सब चीज़ें जो निकलती थी वो उस पर रोक लगती थी। लेकिन इसके बावजूद भी बंगाल के लोग इसमें कहीं नहीं फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जिस तरीके से उनको मैंडेट मिल रहा है वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वहाँ कारगर साबित नहीं। संजीव, अगर आप इस बारे में थोड़ा बताइए, एग्जिट पोल जब आया होगा तो ममता दीदी की नींद थोड़ी उड़ गई होगी, जिस तरह से दिखा रहे थे कि बंगाल में बुरा हाल दिख रहा है टीएमसी का, लेकिन जो अभी फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं वो तो उलट है। तो उनका जो तकिया कलाम है अभी खेला होबे, तो वो खेल तो हो गया है। मतलब ममता जी को जिस तरह से कहा जा रहा था कि झटका लग गया है, आम आदमी परेशान है, जिस तरह से ध्रुवीकरण की बातें की जा रही थी, ममता पर जो तुष्टिकरण के आरोप लग रहे थे कि खास वर्ग के लिए ही उनका दिल धड़कता है, तो ये कुछ चला नहीं। कुछ ज़मीनी मुद्दे बंगाल के जो थे, और थोड़ा सा बंगाली जो जनमानस है वो पढ़ा लिखा है, वो अपनी चीज़ों को लेकर जागरूक ज़्यादा है, वो अपने ज़मीनी मुद्दों को समझता है, और उनका जो एक बेसिक इंटेलेक्ट हम कहें तो वो थोड़ा बेहतर होता है। तो शायद उन्होंने अपनी चीज़ों को समझा, ममता से अपना जुड़ाव महसूस किया, और जो हवाबाजी थी उसको ना समझते हुए अपने हितों के आधार पर उन्होंने फैसला किया है। तो और इस बार भी देखिए, जहां हर जगह वोटिंग कम हुई, लोगों का उत्साह कम नजर आया, वहां हर बार की तरह बंगाल में इस बार भी बम्पर वोटिंग हुई और लोगों ने दिखाया कि किस तरफ उनका इंटरेस्ट। जी, और इस साथ ही इसने ये जो हम ओवरऑल अगर एक पिक्चर देखें तो बीजेपी जिन चीज़ों पर बहुत दम उसको था कि हमारे जो विनिंग फैक्टर्स हैं उन पर उसे सोचना होगा। उनका कहना था कि जो लाभार्थी योजनाएं चल रही हैं, 80 करोड़ लोगों के घर खाना पहुंच रहा है, हाँ, उनको डर है कि कहीं ये सरकार हटी तो खाना नहीं पहुंचेगा, तो वो वोट उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। एक दूसरा, राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने किया। दूसरा, छोटे बड़े हर नेता को, तमाम दलों के छोटे से लेकर बड़े नेताओं को जो एक तोड़ने की उनकी मुहिम चली, उनको लग रहा था कि जिस तरह से हर पार्टी से लोग टूट टूट के हमारी पार्टी में आ रहे हैं तो इससे हमारी पार्टी का बेस बढ़ रहा है, लेकिन शायद जनता ने उसे भी नकारा। फिर अगर हम हिंदू हृदय सम्राट कहें, मोदी शाह योगी की जो जोड़ी हिंदू हृदय सम्राट की जोड़ी मानी जा रही थी कि ये अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगी और ये खेल करेगी, तो
तो ये सब जो बड़े बड़े विनिंग फैक्टर्स थे जिस पर बीजेपी को थोड़ा कॉन्फिडेंस था, वो फैक्टर्स भी कहीं दरकते नजर आए। बिल्कुल, देखिए संजीव, जो आप कह रहे हैं ये केवल बंगाल की बात नहीं, और जगहों पर भी बहुत सारे फैक्टर्स थे पूरे देश में। इसी के एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने दिल्ली में क्या किया कि पिछली 7 सीटें थी उनमें से 6 सीटें बदल दी। उन्होंने इस बार केवल मनोज तिवारी को टिकट दिया, उसके अलावा किसी को टिकट नहीं दिया। तो दिल्ली में अभी शुरुआत में जब रुझान आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो दिल्ली में जो मनोज तिवारी हैं वो कन्हैया कुमार से पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, मनोज तिवारी जो हैं वहाँ दिल्ली में वो आगे चल रहे हैं। और ताज़ा हालात क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष है हमारे साथ, हर्ष से बात करेंगे कि दिल्ली में ताज़ा हालात क्या है और किस तरह का सिनेरियो वहाँ दिख रहा है। हर्ष, दिल्ली में पहली बार ऐसा किया बीजेपी ने कि 7 में से 6 सीटें बदल दी, इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके कैंडिडेट्स हार जाएं। मनोज तिवारी को एक दिया, लेकिन सुबह जब रुझान आना शुरू हुए तो वो पीछे हो गए। अब तस्वीर क्या है और ये आखिरकार जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या इशारा करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो दिल्ली की जनता काफ़ी समझदार है, उन्हें पता है कि केंद्र में किसको भेजना और विधानसभा में किसको रखना है। अब आपने बात की किस तरीके से चेहरे बदले गए, उस चेहरे बदलने का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा, क्योंकि 7 सीटों पर अभी बीजेपी लीड कर रही है। पहले हमने देखा था चेहरे इसलिए बदले गए क्योंकि मीनाक्षी लेखी का, जहाँ तक हम जिक्र करते हैं, हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, लोगों से बातचीत की थी। मीनाक्षी लेखी के बारे में ये पता लगा कि उन्होंने ज़्यादा मुलाकातें लोगों से नहीं की, और वो हालांकि पॉश एरिया है लेकिन वो वहाँ पर नहीं गई, इसलिए बीजेपी ने उस कैंडिडेट को बदलने में ज़्यादा रुचि दिखाई कि हम कैंडिडेट बदले तो वहां पर हम जीत हासिल कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी को यह था कि 1-2 सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन अभी रुझानों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। 7 की 7 सीटों पर लीड करती हुई इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। जहां तक हम बात करते हैं, आपने बात की मनोज तिवारी की और कन्हैया कुमार की, क्योंकि कन्हैया कुमार को लेकर लगातार बीजेपी ये बात कहती रही कि कन्हैया कुमार किस तरीके से देश विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। ये कहीं ना कहीं एजेंडा लोगों के दिमाग में सेट हो गया, माइंड सेट हो गया। आप नॉर्थ दिल्ली में जाएं, आप साउथ दिल्ली में जाएं, अगर आपने लोगों से बातचीत की तो कन्हैया कुमार के बारे में आप पूछ लीजिए, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हाँ, कन्हैया कुमार को हमने टीवी पे सुना था कि उसने ऐसा कहा था। लेकिन हर्ष, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे कैंडिडेट चेंज कर दिए, उसके बावजूद भी रुझान ये बताते हैं कि वो सारी सीटें रिटेन कर सकते हैं। और ये माहौल केवल दिल्ली में इस तरीके से दिख रहा है, उत्तराखंड में एक ऐसी तस्वीर दिखी, लेकिन बाकी सारी स्टेट्स में नुकसान होता दिख रहा है, जबकि वहाँ बहुत सारी सुविधाएं ऐसी दी गई जो कि पहले कभी नहीं मिली थी, चाहे वो राज्य सरकारों की तरफ से चाहे केंद्र सरकार की तरफ से। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जो टसल चल रही लगातार, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसमें कई बार ऐसा भी दिखता है कि शायद केजरीवाल और उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कई बार ऐसा भी लगता है कि बीजेपी की सरकार अपनी मनमानी कर रही है। तो ये सब नेगेटिव सिनेरियो दिखने के बाद भी जो 7 की 7 सीटें की अपनी तरफ लाते हुए दिख रहे हैं, वो क्या फैक्टर आपको लगता है जिसने जनता को अपील कर लिया, वोटर्स को अपील कर लिया? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, क्योंकि दिल्ली की जनता समझदार है। अब राष्ट्रवाद मुद्दा एक था, पहले 2019 में राष्ट्रवाद का मुद्दा आपने देखा था कि किस तरीके से उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इब्की बार वो कम नजर आया। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रवाद का मुद्दा लोग ज्यादातर उठाते हुए नजर आए। लोगों ने कहा कि राष्ट्र हित में कहीं ना कम हम वोट देंगे। जब लोगों से बातचीत की गई विधानसभा के बारे में कि हाँ, विधानसभा में तो केजरीवाल को आपने लाया और केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम राष्ट्र हित में जो काम करेगा दिल्ली उसे ही पसंद करती है, वो हमेशा से पसंद करती है। क्योंकि जो हमने यूथ से बात की, जनरेशन से बात, मैं ग्राउंड जीरो की आपको हालात बता रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे चीजें जाके हमने समझी हैं। आप एग्जिट पोल देख लीजिए, एग्जिट पोल में किस तरीके से 6 सीटें कम से कम सभी में आ रही थी, लेकिन 7 सीटों पर जब रुझान सामने आया है तो जनता का दिया मैंडेट ही है, क्योंकि जनता ग्राउंड जीरो पर जो दिखा रही थी वही नजर आया है। चलिए, एक बार जरा हम संदीप जी से भी इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ आना भी क्या कोई असर नहीं कर पाया? ऐसा क्या हुआ कि साथ मिलकर लड़े, उसके बाद भी जैसे कि रुझान दिखा रहे हैं कि एक भी सीट पर नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों? क्या भ्रष्टाचार के विरोध में बनी हुई पार्टी आम आदमी पार्टी और उसका मुखिया अगर जेल में है तो लोगों पर उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हुआ है? देखिए, शुरुआत में जब सीटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद बेशक बीजेपी ने अपने मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स थे वो बदल दिए। इसकी वजह यह है कि बीजेपी को खुद लग रहा था एक तो एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी बात कि वो जो नेता थे उनको, उनसे इलाके के लोग खुश नहीं थे, इसलिए वो नाम बदले गए और दूसरे लोगों को मैदान में उतारा गया। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो चुनाव के पहले उनका गिरफ्तार होना और दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले उनका बाहर आ जाना,
ये माना जा रहा था कि इससे अरविंद केजरीवाल को बहुत फायदा मिलेगा। खुद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी मान रहे थे कि इससे फायदा मिलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हुई हैं और जो रुझान दिख रहे हैं तो इसका कोई असर नहीं हुआ है। हम ये इस रुझान को देख के कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का जो सिंपैथी होना, उनको लग रहा था कि सिंपैथी मिलेगा, वो सिंपैथी नहीं मिला। एक्चुअली संदीप जी, आप ये कह सकते हैं कि एक दिन में चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई भ्रष्टाचार के विरोध में आई हुई पार्टी, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ये नहीं है, शराब नीति घोटाला ही नहीं है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो शिवेंद्र आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं गई। तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना विश्वास खो दिया है इस पार्टी पे, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि रुझान तो इसी तरह का बता रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी आई थी तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, दुनिया से अलग उम्मीदें थी, क्योंकि उनको लगता था एक साफ सुथरी राजनीति करेंगे, कोई बेईमानी नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और उनके हित के लिए बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ क्या कि जैसे जैसे वो सत्ता में बढ़ते गए आगे, उनका पूरा का पूरा चाल पूरा आचरण सब कुछ बदलता गया, और शायद ये जनता को ठीक से समझ में नहीं आया कि भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे और आप ही जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपका मुख्यमंत्री, आपके मंत्री, आपके तमाम नेता शामिल हैं इसमें, लगातार तो वो काम एक के बाद अलग-अलग मामले आते रहे। और इसीलिए शायद बीजेपी को दिल्ली में किसी भी तरीके का नुकसान होता दिख नहीं रहा है। लेकिन बाकी आसाम और उधर की बात करें तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। हम आसाम की तरफ भी बात करते हैं और वहां समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में जो इक्वेशन है वो ऐसी क्यों है। राजेंद्र बताएंगे कि ये बताइए कि जिस तरह की वहां पर इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, रुझान दिख रहे हैं आसाम और उत्तराखंड जो नॉर्थ ईस्ट के दूसरे एरियाज हैं, तो क्या वजह लगती है और कितनी सरकार इसको बीजेपी को नुकसान हो रहा है? जहाँ तक देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी को अच्छा नुकसान है। पिछली बार बीजेपी ने जहाँ 19 सीट गेन टोटल की थी 25 सीटों में, इस बार वो 11 से 12 सीटों के लगभग पा रही है। मतलब केवल एक असम को छोड़ दें तो हर जगह बीजेपी को नुकसान ही हो रहा है। मणिपुर में भी वो एक सीट कांग्रेस जीत रही है, एक वो जीत रही है। इसी तरह मिजोरम की सीट है, मतलब कहीं भी उसको ये फैक्ट नहीं लग रहा है कि बीजेपी को प्लस हो रहा है। जहाँ कांग्रेस पिछली बार 4 सीट जीती थी वो 7 सीट पे पहुंच गई। क्या आपको लगता है कि जैसे मणिपुर वाली घटना हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर खुल के बोला नहीं, बहुत दिन तक विवाद होता रहा, तो उस पूरे जो मैसेज को जनता ने, पूरे उधर नॉर्थ ईस्ट की पूरी बेल्ट ने उसको इस तरीके से नेगेटिव ले लिया, उसका नुकसान है? या फिर आसाम में तो बहुत कोशिश की प्रधानमंत्री मोदी ने, खुद सभाएं की, खुद वहां पर फोकस करने की कोशिश की, डेवलपमेंट की बात की, लेकिन क्या ऐसा फैक्टर लग गया? सर, आसाम में उनको फायदा है, उनको एक सीट का पिछली बार जो था उनसे एक सीट वो ज़्यादा पा रहे हैं। नो डाउट कि बीजेपी को आसाम में फायदा है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होता दिख रहा है। नो डाउट नहीं, इसमें कहने की कोई मतलब दो राय नहीं है कि जो मणिपुर का मामला था वो बड़ा मामला था और पीएम उस पर पूरी तरह शांत थे, और महंगाई, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा था जो हर जगह काबिज था। इसी कारण बीजेपी को वहाँ बिल्कुल आसाम में अच्छा खासा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, और ये सब नंबर आसाम के बाद शिवेंद्र जरा हरियाणा के भी आंकड़े बताइए कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में भी बीजेपी के लिए अब तस्वीर साफ हो रही है। किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा 1,50,809 वोटों से आगे चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं। हरियाणा में भी तस्वीर लग ऐसा रहा था कि बहुत ज्यादा नुकसान या उलटफेर हो सकता है, क्योंकि मनोहर खट्टर को लेकर के तमाम बातें कही जा रही थी, वहां पर सत्ता परिवर्तन को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, जो अंदर का विवाद था उसको भी कांटे की टक्कर चल रही है। बिल्कुल, देखिए वहां पर 5-5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आगे चल रही है। अंबाला से और सिरसा से भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो आगे जाते हुए दिख रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, शिवेंद्र की ऐतिहासिक फैसला आने वाला है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा, तो वाकई जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं उसी तरह का लग रहा है कि आज शाम तक। बिल्कुल, और इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मोहित हैं, जो कि हरियाणा पर नजर बनाए हुए हैं, और हरियाणा में किस तरह की तस्वीर दिख रही है और क्या ये इशारा कर रही है, बताइए मोहित। सर, एक तो मैं आपको अपडेट दे दूं, जो रोहतक से जो कैंडिडेट हैं वो फिलहाल 1,68,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट हैं दीपेंद्र हुड्डा। पिछली बार जो है साल 2019 का जब चुनाव था उस टाइम पर वो महज 7,000 वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार का जो डिस्टेंस है, जो लग रहा था, हरियाणा की एक इकलौती ऐसी सीट थी जिसके ऊपर कांग्रेस भी और बीजेपी भी ये बात मानकर चल रहे थे कि यहाँ से ये लोग हारने वाले नहीं हैं, यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का गठबंधन जो चल रहा था पिछले 4-4.5 साल तक जो चला, उसके टूटने के पीछे भी एक वजह बताई जाती है, और उसके पीछे की वजह होती है रोहतक सीट। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस फेवर में नहीं है कि ये किसी को सीट देंगे, लेकिन ये एक बात कही गई कि आप रोहतक सीट से चुनाव लड़ लीजिएगा। हरियाणा में जो है 34% जाट वोटर हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो हमेशा से हरियाणा में जाट विरोधी रही है, और यही एक वजह थी कि जब 9 साल पहले पहली बार हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना तो मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने सत्ता की गद्दी पर बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल मोहित, आपके पास दोबारा वापस लौट के आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि
इस पूरी उलटफेर जो कि उम्मीद लगा रही थी जनता, जो नेता बात कर रहे थे, बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि 400 पार होगा, नहीं तो कम से कम 350 सीटें तो आएंगी, क्योंकि एग्जिट पोल कल मार्केट ने एक अलग रुख दिखाया था, 2000 से ऊपर पॉइंट चढ़ा था मार्केट, लेकिन आज बहुत बड़ा हाहाकार मच गया है पूरे सेंसेक्स में। 4000 पॉइंट 4200 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और ये बहुत बड़ी खबर है। पिछले कई दशकों में शायद ऐसा मौका तब आया हो जब 2018 में एक बार मार्केट गिरी थी, तब भी इतने एक साथ नहीं गिरा था, लेकिन एक दिन में इस तरह से मार्केट गिरना एक बहुत अजीब संकेत है और बहुत ही खतरनाक है इस पूरे मामले में। हाँ, अरुण, कल एक अलग माहौल था, आज एक अलग माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर बाज़ार की बात की जाए तो बाज़ार ये चाहता है कि मोदी सरकार वापस आए, इसीलिए पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो लगातार वो रिएक्ट कर रहा था कि वो हरे निशान की तरफ बढ़ रहा था। और कल जैसे ही एग्जिट पोल दिखाए गए उसके हिसाब से देखिए मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट ने 2200 अंक का उछाल दिखाया। लेकिन आज रुझान जिस तरीके के आ रहे हैं वो एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग हैं और यही वजह है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही है। मार्केट अब अगर रिजल्ट आज के हिसाब से जो अभी रुझान आ रहे हैं अगर वही होते हैं तो जाहिर सी बात है कि गिरावट बनी रहेगी। और एक बात और भी है कि जो मार्केट है हमेशा भावनाओं से चलती है। जैसे ही कोई ऐसा माहौल पॉजिटिव होता है मार्केट चढ़ती है और जैसे उनको उम्मीद लगती है कि कोई आशंका है, कोई खतरा है, कोई डर है, वो तुरंत मार्केट गिरती है। लेकिन जितनी आज गिरी है मार्केट, पिछले एक सेशन में 4200 पॉइंट गिरना एक ऐतिहासिक घटना है और लाखों करोड़ों मैंने आपको क्या बोला शाम तक, लेकिन इतिहास बनेगा। जो लगातार सरकार कोशिश कर रही थी, वादे कर रही थी, दावे कर रही थी 2047 तक के विकसित देश हो जाएगा और जो इसका एक मैसेज लेना चाह रही थी जनता और मार्केट के जरिए दिख भी रहा था। लेकिन ये जो आज दिख रहा है कि अभी कुछ नहीं पता है कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, दूसरी सरकार आएगी तो किसकी आएगी और कितनी मजबूत आएगी, क्योंकि सीटों का जो शेयरिंग हो रही है अभी रुझान जो दिख रहे हैं वो इस तरह दिखा रहे हैं कि जिसकी भी सरकार आएगी हो सकता है जोड़ तोड़ की जरूरत पड़े। तो ऐसी स्थिति में मार्केट सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। और शायद एक बात तो शिवेंद्र जो बार बार कह रहे हैं, एक बात तो साफ है, एग्जिट पोल ने जो भी दिखाया था डायरेक्शनल जो भी था वो तो नजर नहीं आ रहा है। कांटे की टक्कर लगातार चल रही है और ये जो एग्जिट पोल में सीधे सीधे था कि 400 पार, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ये बात तो साफ है। हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, हम बार बार कह रहे हैं कि अभी नतीजे आने बाकी हैं, अभी शाम तक बहुत कुछ उलटफेर देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो आप रुझान देख रहे हैं, देखिए आप कोलकाता से तस्वीरें देखिए, वहां पर जो जश्न भी शुरू हो गया। शिवेंद्र, बिल्कुल देखिए इस तरह से तमाम जगहों की तस्वीरें अभी आना शुरू होंगी, क्योंकि जैसे जैसे कई बार कैंडिडेट जीतते हैं तब लोग इस तरह से जश्न मनाते हैं। कई बार जब उनकी पार्टी आगे बढ़ रही होती है, जैसे कहा शिवेंद्र की ममता दीदी की नींद उड़ गई होगी एग्जिट पोल देख के, तो अब जो रुझान आ रहे हैं उसके बाद जश्न तो बनता ही है। बिल्कुल देखिए तस्वीर ही इस तरह से बयां कर रही, क्योंकि एग्जिट पोल तक बहुत अलग बातें कही जा रही थी और अब जब असलियत सामने आ रही तो उसमें कुछ और ही हो रहा है। जैसे कि यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। आप ताजे आंकड़े अगर आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर आगे है, बीजेपी 33 सीटों पर आगे है और आरएलडी को भी 2 मिल रहे हैं। किसी न किसी तरीके से बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो सारा का सारा बीजेपी के खाते से तमाम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। तो ये जश्न उसी चीज का है। अमित शाह ने भी इतना कुछ घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था और इस बात को बहुत ही बढ़ावा दिया था और ये कहा था कि अब इस बार ममता दीदी की विदाई है। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं और जो जश्न दिख रहा है ये तो कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा है। देखिए, अगर बात करें ममता बनर्जी की तो ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर थी और यही वजह है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई। उसके जितने भी मीटिंग्स हुई उस मीटिंग एक मिनट मैं ये समझना चाहूंगी, अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना फायदे का रहा है या शामिल हो जाते तो और बेहतर होता? शामिल हो जाती तो शायद नुकसान होता, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ नहीं जुड़ना चाहती थी और यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को गठबंधन से अलग किया और वो फाइट सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गई और यही वजह है कि उनको इसका बड़ा फायदा मिल रहा है। एक बात और भी है, ममता बनर्जी बहुत ही समझदार नेता के रूप में इन्होंने काम किया। उन्होंने टाई अप इसलिए नहीं किया, ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि उनको अपनी केंद्र की राजनीति से पहले राज्य की राजनीति देखनी है। अगर वो अपने विरोधी के साथ ही किसी तरह टाई अप कर लेंगे तो शायद उनको आगे भी नुकसान हो सकता था और उनको पता है कि अगर इक्वेशन ऐसी बनी कि उनकी सीटों की जरूरत हुई बाद में तो वो फिर मिल जाएंगे इंडिया गठबंधन में। ये बात अलग है कि बार बार उन्होंने कहा कि नहीं कारण कुछ और बताया, लेकिन कई बार इंडिया गठबंधन की बैठकों में ना आना या फिर यहाँ पर अभी 1 तारीख को जो बैठक हुई उसमें भी नहीं शामिल हुई, तो उसके पीछे बहुत रणनीति जो इस्तेमाल करती हैं वो है और वो रणनीति का असर दिख रहा है कि उनके पास इतने दिनों से जो उनकी पकड़ वहां पर है तो बिना रणनीति के और सही रणनीति के तो वो संभव ही नहीं है शिवेंद्र। तो ये सामने दिख रहा है और फिलहाल जो चुनावी नतीजे रुझान जो दिख रहे हैं वो आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस तरह के हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। 1 बज चुका है, काफ़ी हद तक तस्वीर अब शिवेंद्र धीरे धीरे पिक्चर अब साफ होती दिख रही है। हालांकि
अभी भी बहुत समय है और रुझान ही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से जो पिक्चर साफ होने में तो अभी वक्त है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं उससे साफ हो रहा है कि जो कहा जा रहा था वो नहीं हो रहा तो है। आप देखिए, बल्कि पश्चिम एग्जिट बंगाल पोल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, सिर्फ 10 सीटों पर ही बढ़त मिली है, हो गया खेला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि खेला हो गए, वही खेला हो रहा है। 10 सीटों पर जो झटका लगा है बीजेपी को वो बहुत कुछ मायने करने वाला है, क्योंकि ये कि लगातार सीटों का जो कमी हो रही है वो कहीं ना कहीं उनको सरकार से बनाने की जो आसानी थी उससे दूर कर रही है। भले ही जोड़ तोड़ से सरकार बने या हो सकता है जो क्लियर मैंडेट है वो मिल जाए, लेकिन जो बीजेपी का अपना एक रुतबा था, जो जिस गर्व से वो कहते थे कि 400 पार जाएंगे, वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। और वही जो इशारा हो रहा है वो बता रहा है कि जनता इस बार कुछ और ही चाहती थी। जरा संदीप जी से इस बारे में एक बार फिर से चर्चा की जाए। बंगाल फॉलो करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बंगाल में जिस तरह की तस्वीर संदीप जी दिख रही है, लग रहा था कि तमाम जो लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे थे ममता बनर्जी पर, अमित शाह वहाँ डेरा डाले हुए थे, कई दौर की वहाँ पर मीटिंग्स, भाषण और सभाएं की, उसके बावजूद भी तस्वीर कुछ और दिख रही है। 10 सीटों पर ही बढ़त दिख रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे आश्चर्यजनक आप कह सकते हो कि बंगाल का जो रिजल्ट है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में कहा था कि बंगाल चौंकाएगा इस बार, और बीजेपी किसी स्टेट में अगर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी तो वो बंगाल में करेगी। लेकिन जो हालत दिख रहे हैं वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ममता दीदी ने बीजेपी के जो आक्रामक उन्होंने संदेश खाली को और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के चुनाव प्रचार किया था और लड़ा था और कोशिश की थी कि किसी भी तरह टीएमसी को उसके लपेटे में ले लिया जाए, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाई है बीजेपी, ये साफ तौर पे दिख रहा है। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने यूसीसी और नागरिकता संशोधन बिल को लेके उसको मुद्दा बनाया था और उसको पकड़ के रखा था उन्होंने, और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट आ जाती है तो सबकी नागरिकता बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा बात उन्होंने कही थी। उन्होंने एक तरीके का डर भी बनाया, माहौल भी बनाया अपने पक्ष में कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो काम करेगी जिससे तमाम वहाँ रहने वाले लोगों को वापस शायद जाना पड़ेगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, बाहर से आए हैं, तो वो उनका कोर वोटर भी है। तो उसको सुरक्षित रखने के लिए जो उन्होंने रणनीति अपनाई वो शायद काम कर गई है। सीधे सीधे शिवेन कह सकते हैं कि बंगाल ने बीजेपी को झटका दे दिया। आप देखिए डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी आगे चल रहे हैं, तो 10 सीटों पर ही बढ़त है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लगाया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आज़ाद और यूसुफ पठान हैं, वो सारे लोग आगे चल रहे हैं और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं। तो जो मेन इनके स्टार जो भी वो थे, आप कह सकते हो कि उम्मीदवार थे, कैंडिडेट्स, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इनके लॉकेट चटर्जी जो हैं वो भी। एक बार बंगाल के नंबर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं नवेंदु, क्योंकि लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। जरा एक बार बताइए अलग अलग सीटों का जरा आंकड़ा बताइए, क्या कहाँ से कौन आगे चल रहा है। जी मैम, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की लॉकेट चटर्जी हुबली सीट से पीछे चल रही हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा लगभग 40,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर बहरामपुर सीट की बात करें तो यूसुफ पठान जो हैं वो 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं बहरामपुर में। शांतनु ठाकुर बीजेपी के हैं, वो 31,000 वोट से आगे चल रहे हैं बनगांव से। इसके अलावा वर्धमान सीट की अगर बात करें तो डॉक्टर शर्मिला सरकार जो हैं तृणमूल कांग्रेस की, वो 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। कीर्ति झा आजाद दुर्गापुर से हैं, लगभग 70,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा और भी जो बड़ी सीटें जैसे विष्णुपुर है, वहाँ से खान सुमित्रा, ये बीजेपी की 5,500 वोटों से आगे चल रही हैं। इसके अलावा डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी की लीड अब लगभग 3.25 लाख की हो चुकी है। यानी ममता बनर्जी कहती हैं खेला हो गए तो खेला हो गया। चलिए, लेकिन एक बात है, एक बार अरुण से भी चाहेंगे इस पर बात करना कि एक बात है, इस बार इंडिया गठबंधन बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप चाहे जो भी कहिए, जब एग्जिट पोल ने भी दिखाया जो रुझान, जो नतीजे दिखाए, लेकिन विपक्ष का ये कहना था कि भाई अगर हम इस तरह का आएगा तो हम आंदोलन करेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके की इस बार तैयारी थी, अगर बात करें राहुल गांधी की, तो जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था उससे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट पहले से ही नज़र आ रहे थे। और उस भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप देखिए तो वास्तव में लोग उनसे कनेक्ट हुए हैं, आम आदमी उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हुआ। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन जब बनाया गया तो उस वक्त ये लोग इस तरीके से ये लोग तैयारी कर रहे थे, जिसमें ये दिख रहा था कि उनको आम आदमी
पसंद कर रहा है और उनको वोट मिलेगा। और यही वजह है कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ जुटे और इन्होंने आम आदमी के वो मुद्दे उठाए जिससे आम आदमी हमेशा परेशान रहता है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, उसमें कहीं भी आम आदमी की उस तरीके की चर्चा नहीं होती है जिस तरीके का डे टू डे उनको दिक्कतें आती हैं। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उन्होंने धारा 370 का मुद्दा उठाया, उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा उठाया, इस तरीके के मुद्दों, और ऐसे मुद्दों पर आम आदमी का कोई सरोकार होता नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर इतना बड़ा इशू आम आदमी के लिए नहीं है, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलानी है ये मायने रखता है। तो आज की तारीख में आपने केवल एक ये बता दिया कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं और हर एक आदमी को जो 5 किलो का अनाज घर में मिल रहा है तो उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन उसको रोज़गार तो नहीं मिल रहा, वो क्या आपके ऊपर डिपेंड रहेगा हमेशा के लिए? इस तरीके की चीज़ें, और यही वजह है कि इन लोगों ने, जो इंडिया गठबंधन ने इस पर ये बताया कि ये लोग केवल आपको बेरोजगार करते जा रहे हैं, आप इनके पास रोज़गार देने की क्षमता नहीं है। बहुत सारे PSUs ऐसे हैं जिसको इन्होंने बेच दिया है, प्राइवेटाइज़ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो कन्विंस करने की कोशिश की गई है वो ये है कि अडानी और अंबानी का नाम ले करके कि सारा का सारा पैसा मोदी जी अडानी और अंबानी को देते चले जा रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है आम आदमी से, और आम आदमी को जिस तरीके से चीज़ें मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी केवल अंबानी अडानी को दे रहे हैं, हम आपको 8,500 रुपये पर मंथ देंगे और खटाखट देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जो रुझान आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। मुक्ता जी, आपको एक चीज़ और बताएं, देखिए इस बार कई बार ये सवाल उठता था कि विपक्ष कोई मुद्दा लेकर के नहीं आ रहा है जिस पर लड़े, न भ्रष्टाचार को, न महंगाई को लेकर, न बेरोजगारी को लेकर के वो सड़कों पर नहीं उतर रहा है। लेकिन एक चीज़ बड़ी खास हुई जो जनता ने उसको कंसीव किया, वो ये कि जो भले ही बात बीजेपी की जो मुद्दों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बीजेपी कर रही है उसमें क्या कमियां हैं और किस तरह से गड़बड़ी कर रही है बीजेपी, ये जनता समझने में। जैसे कि मुक्ता जी ने पूछा इंडिया गठबंधन की, उनकी वो कभी पीछे नहीं हटे, उनकी कॉन्फिडेंस था। एक बात आप ध्यान दो कि जो 1 तारीख को मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन को, अगर आप ध्यान दीजिए तो उसमें मीटिंग के बाद खड़गे बाहर आए थे, सारे जो इंडिया के अलायंस थे वो आए थे, और खड़गे ने बोला था कि 296 सीट आएगी। और लेकिन अनरियलिस्टिक नहीं दिख रहा है। देखिए उन्होंने जो आंकड़ा दिया था, उन्होंने एकदम से नकार दिया था एग्जिट पोल को। उन्होंने बताया कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, और हमारा एक जो जनता का एग्जिट पोल है वो 296 दे रहा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस था जो उनमें बना रहा, और लास्ट तक वो कॉन्फिडेंस आप देख सकते हो कि मतलब कम बिल्कुल देखिए, जो जिस तरह का दावा किया था उससे बहुत नजदीक भी है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़े अनरियलिस्टिक फिगर नहीं बताई थी। लेकिन मैं दूसरी एक बात ये कह रहा था कि जो इस बार मैसेज गया है जनता के बीच में, शायद जनता ने भले ही ये तय किया हो कि लड़ाई जो विपक्ष लड़ रहा है वो मुद्दों पे नहीं आ रहा है सामने, लेकिन जनता उसको समझ रही थी, क्योंकि इस बार जो बीजेपी के तमाम चीज़ें थी, चाहे उनकी योजनाएं हो, चाहे उनके विकास की योजनाएं हो, अनाज की योजनाएं हो, या तमाम राष्ट्रीयता की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, उसको भले ही उन्होंने प्लस पॉजिटिव तरीके से कहा, लेकिन जनता ने उसको जिस तरह से लिया है वो बहुत बढ़िया मैसेज ये इस तरीके से दिया है कि विपक्ष भले ही उनके लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन जनता ने खुद समझ करके उसको अपने तरीके से जो मैंडेट दिया है, जो वोटिंग की है, उससे पता चल रहा है कि ये चीज़ भले ही विपक्ष बहुत मजबूती से नहीं उठा रहा, लेकिन जनता खुद समझ रही है। एक बार जो हम लोग बार बार बात करें कि इस बार मुद्दों की कमी हो गई थी बीजेपी के पास। जैसे 2014 में जब मोदी जी आए तब उस समय बदलाव चाहिए था, बदलाव के बयार थी, मोदी जी आ गए। 2019 में क्या बालाकोट का मामला था, पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान घुसकर मारेंगे, ये सब चीज़ों का बहुत असर हुआ और इतनी जो बड़ी जीत उनको मिली। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुद्दों में कमी रह गई। अगर आप देखिए, उन्होंने कोशिश भी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये सब चला नहीं। तो इस बार वो नैरेटिव बनाने में तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर रह गई। जिस तरह से ये लोग दावे करते थे कि हमने लोगों की भलाई के लिए इतनी स्कीम चलाई, जो अक्सर मोदी जी हमेशा अपनी और बीजेपी विकास की बातें करती थी। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जो पहले चरण का चुनाव हुआ, उस पहले चरण और दूसरे चरण तक थोड़े बहुत विकास के मुद्दे चले, और उसके बाद वो ऐसा, वो कहते हैं गाड़ी डिरेल कर गई। उसके बाद वो मंगलसूत्र, मटन और दूसरे मुद्दे जिसका कोई विकास है और आम लोगों से देना नहीं था, उस पर बात होने लगी, और जो स्वीकार शायद नहीं किया जनता ने।
बहुत सी जगह ऐसी नहीं जहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं उत्साहित करने वाली भी खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि वहां पर चुनाव से ठीक पहले विधानसभा चुनाव से के वक्त चेहरा बदला गया। शिवराज चौहान को वहां से हटाया गया और उसके बाद एक नए चेहरे को वहां पर मौका दिया, मोहन यादव वहां पर आए। ये सब तस्वीरें उस वक्त बताई रही थी कि शायद इसका नुकसान होगा, लेकिन उससे उलट वहां पर उनको फायदा होता, भले न दिख रहा हो, लेकिन 29 सीटों पर ऐसी जो बढ़त बनाई हुई है वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। वहां पर क्या आंकड़ा और क्या तस्वीर है, इसके लिए विजयन से बात करते हैं। विजयन, जिस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में दिख रही है, 29 सीटों पर आगे चल रहे हैं और बढ़त बनाए हुए हैं, तमाम जो फैक्टर्स थे, क्या लगता है कि शिवराज फैक्टर, चाहे वो मुख्यमंत्री बदले जाने का फैक्टर, ये सब काम नहीं किया और बीजेपी को फायदा हो रहा है? बीजेपी को फायदा मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो लाडली बहना योजना है, हर महीने 1 करोड़ महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने सरकार की ओर से मिल रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के पक्ष में महिलाओं ने जमकर वोट किया है वहां पर। और आरएसएस का सबसे ज्यादा जोर अगर किसी स्टेट में होता है, सबसे अच्छा संगठन माना जाता है बीजेपी का कहीं है तो वो है एमपी में। उसी का नतीजा है कि छिंदवाड़ा जैसी सीट पर 60,000 वोटों से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। एकमात्र सीट कांग्रेस 2019 में जीत पाई थी, सिंधिया खुद अपना चुनाव गुना से हार गए थे, वो आगे चल रहे हैं 40,000 वोटों से, गुना की सीट से बिल्कुल कमलनाथ ने अपनी सीट के लिए छोड़ी थी अपने बेटे सिंधिया। और आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने डिसाइसिव लीड ले ली है, वो यहां से उनकी जीत तय है, 2.5 लाख से ज्यादा का मार्जिन ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके हैं। इंदौर की सीट बीजेपी जीतने जा रही है, सामने कोई था नहीं, नोटा पे रिकॉर्ड वोट पड़े नोटा में और 8 लाख से 8 लाख के एक और चीज विजेंद्र, इसमें एक और चीज समझ में आ रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को लीड मिल रही है, शिवराज चौहान को हटाया, नाराजगी थी, माना जा रहा था कि वो विरोध कर देंगे, कोई बगावत कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए हम यहाँ पर मेहनत करेंगे, और वो करते भी रहे लगातार। इसके अलावा जो नया मुख्यमंत्री बनाया उससे ये था कि वो शायद ऐसा हैंडल नहीं कर पाएगा। मोदी खुद कह करके आया कि शिवराज चौहान को हम केंद्र ले जा रहे हैं। जो अब ये तस्वीर दिख रही है और राज्यों से अलग, जहां नुकसान हो रहा है, शिवराज का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो शर्तिया शिवराज चौहान को दिल्ली में मौका मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर सरकार बनती है तो शिवराज सिंह चौहान टॉप 4 जो पोर्टफोलियो होते हैं किसी भी केंद्र सरकार में, वो उनमें से एक उनको मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए भी चुनाव लड़ा और 29 सीटों पर पार्टी के लिए कैंपेन भी किया। तो वो एमपी में कहीं ना कहीं मोदी जी के बाद कोई बड़ा चेहरा थे तो वो शिवराज सिंह चौहान थे। पीछे से लीड करने वाले कई लोग थे, लेकिन फ्रंट से लीड करने वाला अगर कोई एमपी में चेहरा था तो वो शिवराज सिंह चौहान का था। और निर्विवाद नेता हैं, 5 बार पहले सांसद रह चुके हैं विदिशा से ही, उसके बाद वो 3 टर्म के फुल टर्म के उन्होंने सीएम रहे, और उसके बाद जो सत्ता की वापसी करवाई है फिर से तो वो शिवराज के बूते हुई है। शिवराज सिंह चौहान की जो पॉपुलैरिटी है शिवेंद्र, उससे कोई बीट नहीं कर सकता। एक बार किसी ने बहुत अच्छी बात उनके लिए कही थी कि वो एक ऐसे नेता, जैसे अभी कहा इन्होंने कि निर्विरोध चुने गए हैं, और जैसे भीड़ में भी जाते हैं, किसी के भाई, किसी के मामा, बिल्कुल। और आज महिलाओं को भी जिस तरह से वो गले लगाकर बात करते हैं, जो कॉन्फिडेंस है उनका लोगों में, वो वाकई काबिल तारीफ है। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान अगर आप याद करें तो 2014 का जब चुनाव होने वाला था, जब मोदी का नाम अचानक से आगे आया था, तो शिवराज चौहान एक ऐसा चेहरा थे जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि क्या ये भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री के रेस में थे। ये बात और है कि इंटरनल राजनीति और तमाम कद घटाने बढ़ाने के इस सिलसिले में लगातार उनका कद घटता गया, लेकिन स्टेट में या राष्ट्रीय स्तर पर शिवराज चौहान का वैसा कद नहीं कम हुआ, और जिनका कनेक्ट स्टेट में रहा, चाहे वो लाडली बहन योजना के जरिए हो। आप ध्यान कीजिए, जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए, जीत हुई, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री की पद नहीं मिला, उसके बाद महिलाएं गले लग के रोई, वो लोगों के बीच में गए और वो रोए। मतलब जो कनेक्ट था जनता से, वो योजनाओं को लेकर के हो या लंबे समय से उनके साथ जुड़ाव को लेकर के हो, क्योंकि वहां पर आमतौर पर लोग उनको मामा कहते हैं, मामा यानी बहुत करीबी कोई, और वो जो भावनात्मक जुड़ाव था वो शिवराज चौहान को अपने स्टेट में तो कम से कम बहुत बड़ा बनाता है। तो चलिए अभी इसके बारे में हम चर्चा और आगे करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई है। मेन चैलेंजर है समाजवादी पार्टी, वहां पर कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं, लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी लगातार, अखिलेश यादव कह रहे थे कि इस बार हम सारी सीटों पर जीतने वाले, सिर्फ एक क्योटो उन्होंने छोड़ी थी, बाद में वो भी हमने हिस्से में ले लिया। यूपी में सपा 36 सीटों पर आगे चल रही है, बहुत बड़ी खबर है। वहाँ ये इक्वेशन इसलिए भी दिख रही है कि जब शुरुआत में गठबंधन होने की बात हो रही थी, सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तो अखिलेश यादव कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दिए जाने के पक्ष में नहीं थे, और इसको लेकर काफी दिनों तक चर्चा भी होती रही। इसीलिए कांग्रेस वहां उत्तर प्रदेश में 80 में से 14-15 सीटों पर ही लड़ी है, और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट 60 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो उसका
जो स्वाभाविक सा फायदा है वो मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो चमत्कार हुआ है, जो इक्वेशन दिख रही है, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि लगातार वहां पर सभाओं में कहा जाता था कि ये गुंडों की पार्टी है, लगातार कहा जाता था कि यहाँ का अगर उद्धार होना है तो डबल इंजन की सरकार को देना पड़ेगा, लगातार ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने पूरे प्रदेश को पिछड़ा कर दिया था, अब बीजेपी ने उसको बनाया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती थी, तो लगता था कि जनता शायद इनमें से आधी बातें भी सुनेगी तो नंबर बड़ा आएगा। भी जरा समझते हैं, क्योंकि ये यूपी की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। संजीव, अगर आप देखिए, काफी बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। पिछले 2 बार से जो परफॉर्मेंस थी, मतलब आज जो दिख रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे चल रही है। ये वाकई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खबर है कि 36 सीटों पर सपा आगे चल रही है और 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। क्यों? उत्तर भारत पर अगर हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में क्यों भाजपा काम कर गई, राजस्थान में क्यों बेहतर करती दिखाई दे रही है, और क्यों ये मैजिक उत्तर प्रदेश में नहीं चला? उत्तर प्रदेश में जिसको ये भारतीय जनता पार्टी अपने तारणहार के तौर पर देख रही थी कि कुछ भी होगा यूपी इसे बैलेंस कर लेगा, लेकिन यूपी यहाँ सारा बैलेंस बिगाड़ता नजर आ रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे थे कि जो सपा का कार्यकर्ता है उसका उत्साह उन्माद में बदल जाता है, जनता उनसे तंग आ चुकी है, या सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं ला पा रहे हैं, ये आरोप भी लग रहे थे। उसके अलावा इनकी पार्टी की जो इमेज थी उस पर लगातार सीधे हमले किए गए, लेकिन बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर सपा का आगे बढ़ना ये बीजेपी के लिए एक आत्ममंथन का बहुत बड़ा मौका देता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मथुरा का मुद्दा भी गर्मा रहा है, राम मंदिर वाला मामला अभी तक है ही है, लोगों में एक उत्साह है, उसको लेकर देखा जा रहा है। काशी तो एक जो कह सकते हैं कि जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वो जो हिंदू जनमानस को लुभाने की एक जो कोशिश थी, योगी, अमित शाह और मोदी की जो तिकड़ी थी, कहीं वो कोशिश कमज़ोर हुई है, या जनता अब इसके आगे देख रही है? उसको अपने विकास से मतलब है, उसको अपने घर चलाने से मतलब है, उसको अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की नौकरी की परवाह है। यानी 2 बड़े गढ़ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ने ही बीजेपी को झटका दिया। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस चुनाव में अभी तक के रुझानों को अगर हम देखें तो ज़्यादा मैच्योर हुई है, अभी तक वो बही नहीं है। कुछ बेसिक मुद्दे थे जिनके साथ उसने इस चुनाव में वोटिंग की है, अभी तक रुझान तो ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो दिख रही है वो बहुत कुछ बयां करती है, और आने वाले वक्त में ये तस्वीर और साफ होगी, जिसमें तय होगा कि आखिरकार सरकार किसकी बनने जा रही है, कितनी मजबूत सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल जो रुझान बता रहे हैं वो साफ कर रहे हैं कि जिस तरह की बात बीजेपी कर रही थी कि वो 400 पार जाएंगे, या फिर विपक्ष ये बात कर रहा था कि 296 सीटें कम से कम आएंगी, उन दोनों आंकड़ों के आसपास ये दोनों ही पार्टियां नहीं पहुंच रही हैं। ऐसे में क्या सूरत हाल होगी कि सरकार बने, कौन प्रधानमंत्री बने, ये तय होना अभी बाकी है, क्योंकि वक्त जैसे जैसे बीतेगा ये एक सीट क्लियर होती जाएगी, और उसी के साथ साथ हम भी आपको बताते रहेंगे कि क्या तस्वीर आने वाली है और कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री। अब ज्यादा समय नहीं है तस्वीर साफ होने में, अब बहुत कम समय बचा है, और जल्दी अब आपको पता चल जाएगा कि कौन बनेगा सरदार और कौन उठ जाएगा बाउंड्री के पार। बिल्कुल, तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।